बट अगेन ये सब्जेक्टिव मैटर है। वही रीजन दिया है कि बॉडी जो है 375 बटर वाटर होती है, इसीलिए बस जरूरी है। हमें चाहिए 6 major nutrients में water being included है। इंक्लूडेड है। Carbohydrates, fats, minerals, proteins, vitamins and water। और फाइबर्स फाइबर्स भी है तो 7 हो गए। 7 हो गए। Dietary fibers। डाइटरी फाइबर्स। सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, देख रहा था वही हर जगह तो आता है। एक बार चेक करना आपके नोट्स अपलोड हो गए हैं क्या क्लासेस? वो जो बैच बना है उसमें नोट्स अपलोड होंगे, हो गए? ठीक है, हाँ देखो ठीक है। 2 चीज़ें हमें करनी है जिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे साल में एक बार अडल्ट्रेंट्स पे सवाल आ जाता है। अडल्ट्रेंट, अडल्ट्रेशन होता है ना, मिलावट। क्यों, मतलब वो यूपीएससी किस टाइप के सवाल पूछता है? प्रैक्टिकल टाइप के। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, अब फूड न्यूट्रिएंट में या तो अडल्ट्रेशन या माल न्यूट्रिशन, ये बड़े हॉट टॉपिक हैं जहाँ पे सवाल आएंगे। ठीक है, अच्छी बात क्या है, एनसीईआरटी में अडल्ट्रेशन दिया हुआ है लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो साइड टॉपिक मान गए, उसी साइड टॉपिक से ज़्यादातर सवाल आते हैं। सर फूड एडल्ट्रेशन को लेके पीडीएस सिस्टम में सवाल पूछ सकते हैं? ओ अच्छा, हाँ नहीं नहीं, वो तो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से आएगा बस। ये आप प्रीलिम्स से बोल रहे हैं? हाँ, ये प्रीलिम्स बोल रहे हैं हम। साइंस एक्चुअली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही मेनली कर रहे हैं, क्योंकि साइंस तो हम मेंस पर्सपेक्टिव से करना ना बहुत मुश्किल है। हम करेंगे कुछ हिस्से, बट कौन से मैंने बताया था पहले, कल बताया था आपको क्या, कि एक तो आईपीआर के इश्यूज, दूसरा ये हाँ बायोडाइवर्सिटी, और इसके अलावा अक्सर सवाल कैसे आ जाते हैं स्पेस टेक के ऊपर एक थीम बनाकर, न्यूक्लियर टेक के ऊपर थीम बनाकर, इस पे थीम बनाकर, है ना, मतलब ये थीम वाइज सवाल आ जाते हैं। तो हम मेजर थी, हाँ वैसे एप्लीकेशन पूछ रहे थे कि इस फील्ड में क्या एप्लीकेशन, जैसे एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन ऐसे। हाँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे आ सकता है, हाँ इस पे आ सकता है। ठीक है, तो हम थीम्स पढ़ेंगे मेंस के लिए, प्री के लिए भी, और फिर आईपीआर वगैरह पढ़ेंगे, ये मेजर थीम्स हैं। ठीक है, तो ये है मेंस पर। बता देना कि मेंस के लिए हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर पूरे साइंस को हम डिवाइड करें ना, एक बेसिक साइंस, एक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन जब करेंगे वो मेंस के लिए, लेकिन एप्लीकेशन मेंस प्री दोनों के लिए। ठीक है, ये हम जो कर रहे हैं मेनली सिर्फ प्री के लिए है। इसमें कभी ऐसा नहीं आया कि इतने बेसिक पे जाकर मेंस में सवाल आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार आप खोल लो नोट्स, यहाँ पे एडल्ट्रेशन देखो। ठीक है, अब देखो 2 टाइप की एडल्ट्रेशन, कल भी एक बार जब हम डिस्कस कर रहे थे, 2 टाइप की एडल्ट्रेशन होती है हमारे पास, एक तो इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल, है ना। जो अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन है उस पे ज़्यादातर सवाल हमें आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन है वो आम लोग भी जानते हैं अक्सर। क्या इंटेंशनल कौन सी है? जैसे मिल्क प्रोडक्ट में मेलामाइन आप जानते हैं क्या होता है? एक कभी कभी आपने लकड़ी के ऊपर पॉलिश होते हुए देखी है ना, वो ग्रीसी टाइप का हल्का सा सब्सटेंस होता है। ठीक है, हाँ उसको गाढ़ा कर सकते हैं। हाँ, वाइट कलर का होता है वो, उसको गाढ़ा कर सकता है। हाँ, फिर दूध में झाग होता है, उसके लिए डिटर्जेंट डाल देते हैं अक्सर। ठीक है, यूरिया डाल देते हैं। हाँ, ये इस टाइप का अडल्ट्रेशन काफ़ी होता था। ठीक है, इसलिए क्या है कि लोगों का विश्वास उठा खुले दूध पे, इसलिए ऐसा है कि अमूल चल पाया। एटलीस्ट ये तो पक्का है कि वो सिर्फ पानी डाल रहे हैं, ये सब तो नहीं डाल रहे, है ना। हाँ, वो भी न्यूट्रिएंट है। हमारा दूध ही अच्छा है। वो कहता है देखो बाबूजी, मेरे को ना पानी दे देना, आपके यहाँ से ही पीने वाला पानी लूँगा, ठीक है, और दूध में डाल के फिर आपको दूंगा, मैं और कुछ नहीं डालता, देखो एकदम कसम खा के कह रहा हूँ। तो ये ज़्यादा अच्छा है, पानी डाल दें वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर हाँ एडिशन ऑफ वाटर तो होता ही है। फिर मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, आपको पता है मिल्क इज़ एन एमल्शन। एमल्शन क्या होता है? लिक्विड इन अ लिक्विड। ठीक है, लेकिन लिक्विड इन अ लिक्विड
सॉल्यूशन भी तो होता है। अगर फुल्ली डिसॉल्व हो जाए कोई चीज़ उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। इमल्शन क्या होता है, दो इमिसिबल चीज़ों को हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं कि कभी अगर आप ये कभी करना चाहो ना, आप ये करना, पानी के अंदर नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल है उसको डालना, वो ऊपर 2 लेयर बन जाएंगे, उसको मिक्सी में जाकर चला देना, ठीक है। आपको पता क्या मिलेगा, वाइट कलर का एक लिक्विड, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल वुड मिक्स इनटू दिस सोल्यूशन ऑफ वाटर। क्या बनेगा, एकदम वाइट कलर का लिक्विड आ जाएगा, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट पूरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज मिल्क, मिल्क इज एन इमल्शन। तो है क्या, उसके अंदर फैट मिला हुआ है। आप सोचो, उसके अंदर से घी निकला है, उसी के अंदर से बटर निकला है, लेकिन ऐसा कैसे है कि वो लेयरिंग नहीं बनाता? आपने कभी सोचा है? पानी हमने कल क्या डिस्कस करा, लाइक लिक्विड मतलब लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पानी के अंदर पानी जैसी चीज़ें, पोलर के अंदर पोलर मिलेगा, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर मिलेगा, लेकिन दूध ऐसी चीज़ है जिसमें पानी है बेस लेकिन मिले हुए ऑयल्स। व्हाट इज इट? इट इज़ एन इमल्शन, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो करते हैं तेल और पानी मिक्सी में चला दो, सफ़ेद रंग का लिक्विड आ जाएगा, बन गया दूध, समझ रहे हैं। लेकिन जो नेचुरली दूध, पानी में दूध मिला दें। हाँ दूध मिलाना ही क्यों, वो बन गया दूध, अच्छा, वही बेच देते हैं, वही बेच देते हैं। तो टेस्ट भी ऐसे करते हैं। नहीं, फिर उसमें चीनी भी नहीं मिलाते हैं, एग्जैक्ट सेम टेस्ट बनाकर बेचेंगे। हाँ, तो मतलब दूध क्या है, दूध क्या है, उसके अंदर शुगर है, ठीक है, अलग अलग किस्म के कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, फैट है, वाटर है, ठीक है। बस ये सारे नेचुरल हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी ट्रांस फैट है सब हमारा नॉर्मल ऑयल उठाकर उसको मिक्स करके बेच दिया। नहीं, मैंने बताया ना, इमल्शन ये वाइट कलर का निकलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, इतने अच्छे से मिक्स है। इमल्शन की यही तो बात होती है, इमल्शन में यही चीज़ होती है। जैसे हाँ, जैसे एक इमल्शन, तो बड़े इंटरेस्टिंग इमल्शन ना आजकल यूट्यूब पे आ रहे हैं। एक यूट्यूब पे ना एक्सपेरिमेंट करके देखना। आपने एरोफोबिक सब्सटेंसेस सुने, सॉरी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस सुने? लोग पाउडर हाथ पे लगा देते हैं और पानी फिसलना शुरू हो जाता है। अगर हम क्या करें, हाइड्रोफोबिक ये जो सब्सटेंस है, इस पाउडर के अंदर पानी डाल के, मिक्स तो होगा नहीं बट उसे मिक्सी में डाल के चला दें, पता क्या बनता है? एक इस टाइप का पाउडर बनता है जो वेट भी होता है और हाथ को गीला भी नहीं करता। वो क्या है? दिस इज सम टाइम, मतलब सम काइंड ऑफ एन इमल्शन। स्लाइम तो नहीं है ये स्लाइम नहीं बनता, स्लाइम अलग चीज़ है, ठीक है। हम इमल्शंस वगैरह करेंगे जब हम फिजिक्स कर रहे होंगे, फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा ये, है ना। तो हम सॉल्यूशंस, एरोसोल्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। थ्योरी में आएगा कि उसके एक्सेप्शन में है? नहीं, ये मेन थ्योरी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं हम क्या कर सकते हैं? हम वेजिटेबल ऑयल से पूरा मिल्क बना सकते हैं, मिल्क जैसा कुछ बना सकते हैं। वो मिल्क नहीं है, बट मिल्क क्या है, मिल्क तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई सारे वाइटामिन और मिनरल्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से मिल्क बनेगा, आपको सिर्फ उसकी नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, ऑयल मिलेगा, उसके अलावा जो उसके साथ चीज़ें आती हैं। देखो मिल्क की क्या अच्छी बात है, उसमें सारे वाइटामिन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऑयल सॉल्यूबल वाइटामिन भी आ जाते हैं उसमें और वाटर सॉल्यूबल भी आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कंप्लीट फूड, ठीक है। लेकिन कोई अगर वेजिटेबल ऑयल को पानी में मिलाकर उसका इमल्शन बनाकर हमको देगा, उसमें थोड़ी आ रहा कोई वाइटामिन, सिर्फ उसका नेगेटिव आ रहा है, कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा। अब देखो, जनरली हम जो पहचान करते हैं ना मिल्क की, वो जैसे कई जगहों पे पता है ये पॉसिबल है कि ये जो आनंद वाली डेयरी हैं और ये सब हैं, इनमें भी हो सकता है पहचान ना हो पाए। क्यों? जनरली ज़्यादातर जगहों पे पता है पहचान कैसे होती है कि वो उसका डेंसिटी वाला ना एक बल्ब बना देते, बल्ब ऐसी चीज़ होती है इस टाइप का कुछ, उसको नीचे डुबाते हैं, ठीक है। इस पर कुछ मार्किंग होती है ऐसे करके। अगर पर्याप्त डेंसिटी है दूध की जो डेंसिटी होती है, तो सही मार्क पर वो जो बल्ब है वो तैरना शुरू कर देता है। अगर हल्की डेंसिटी होती है, ठीक है, तो फिर ये जो बल्ब है नीचे जाएगा तो यहाँ पर लेयर बनेगी। अगर डेंसर है तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो वो खाली क्या है ये कि वो जनरली दूध की डेंसिटी पानी से हल्की सी कम होती है। क्यों?
क्योंकि ऑयल है उसके अंदर, राइट, ऑयल हल्का होता है। तो क्या है कि उस तरीके से मतलब इसको पता नहीं लैक्टोमीटर कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको, डेंसिटी लैक्टोमीटर कहते हैं, हाँ। तो ये डेंसिटी नापने का एक तरीका होता है। तो जनरली क्या होता है, लोग प्योरिटी नापने की जगह हम क्या करते हैं, हम प्योरिटी तो एग्जैक्टली नाप नहीं सकते, हम उसका प्रॉक्सी ले लेते हैं, उसकी डेंसिटी नापने की कोशिश करते हैं। बट बुरी बात क्या है, आप सही अनुपात में पानी और ऑयल को मिला दोगे तो आपको सही डेंसिटी मिल जाएगी। आपको सफ़ेद भी दिख रहा है वो, ठीक है। आपने चीनी वगैरह अलग अलग कार्बोहाइड्रेट मिलाकर उसका टेस्ट भी वैसा कर लिया। नहीं कर्ड नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं है। बट हो सकता है कुछ शातिर लोग ये भी काम कर पाएँ कि उसके अंदर डाल दें बैक्टीरिया। कर्ड भी तो बनती है ना सर, बिना दूध के भी? बिना दूध के कर्ड बनती है? कैसे? पता नहीं, कुछ अलग टाइप से करते हैं। नहीं तो फिर ना इसी टाइप के किसी लिक्विड की वो सीडिंग कर देते होंगे किसी बैक्टीरिया को डाल के, तो बन पाती होगी। टेस्ट अलग रहता है नॉर्मल कर्ड से। लेकिन सर फिर वो सोयाबीन कैसे बनता है भाई? आलमंड मिल्क भी होता है, सोया मिल्क भी होता है। ओ, तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ होती होगी, शायद हो सकता है वो आलमंड का ऑयल लेकर उसी का ही बना देते होंगे, इमल्शन। जो सोयाबीन ऑयल होता है उसको। हाँ, तो बेटर क्या है कि उन सारे मिल्क से बेटर वाकई में जो असली मिल्क है वो है, ठीक है। उसमें ज़्यादा क्या है, मतलब आलमंड मिल्क में आपको वही चीज़ मिल रही है जो कुछ आलमंड होल्ड कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा, है ना। ये एक अच्छा सवाल है, मेरे को जानना पड़ेगा कि ये है होता क्या आलमंड मिल्क वगैरह। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आइसक्रीम। अच्छा हाँ, बाकी चीज़ें बनाना, वनस्पति, स्टार्च वगैरह वगैरह जो कुछ भी बोल रहे हैं। फिर आइसक्रीम, इसके अंदर भी स्टार्च, राइस पाउडर वगैरह ये सब डाल देते हैं। वरना आइसक्रीम कैसे बनती है? व्हाट इज़ एन आइसक्रीम? उसके नाम में है, हाँ, इट इज़ अ क्रीम, मतलब वो दूध का कोई प्रोडक्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा जमा देते हैं, आइसक्रीम वो हो गई, ठीक है। तो लोग लेकिन काफ़ी कुछ यूज़ कर लेते हैं। फिर फ्रूट जूस, जैम वगैरह के लिए शुगर, डाइल्यूशन विद वाटर, ये सब ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अपने वो टेबल मिली हुई है। मिल्क में सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन होता है, उसका बस ध्यान रखना, उस पर अक्सर सवाल आ जाते हैं। फिर आते हैं अनइंटेंडेड अडल्ट्रेशन। ये क्या है कि जैसे आप ये देखो, अनइंटेंडेड कैसे हो सकता है कि किसी ने समोसा तला और उसको कागज़, जो न्यूज़पेपर वाला कागज़ है, उस पर रैप करके दे दिया। अब जो न्यूज़पेपर की डाई है उसने अडल्ट्रेशन कर दिया आपके फूड का, राइट। अनइंटेंडेड क्या है, उसने चाहा नहीं था, बट बिकॉज ऑफ पुअर चॉइस ऑफ रैपिंग पेपर, या मान लीजिए फ्रेगनेंस के लिए कुछ ऑर्डर के लिए उसने कुछ एडिटिव करा है उसकी वजह से, या फ्लेवर डालने के लिए फ्लेवरेंट्स वगैरह डाले हैं, उसकी वजह से अनइंटेंशनली कुछ एडल्ट्रेशन हो गया। हाँ, हो सकता है। हाँ, वो तो स्टेल ही हो गया ना, वो तो फूड ही स्टेल हो गया। इससे मेरे को एक चीज़ याद आई, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्लास्टिक भी तो आ सकते हैं, कहीं पे ना आपके इसमें प्रिजर्वेशन, हाँ, फूड प्रिजर्वेशन, ओके। ये डिजीज़ेस जब करेंगे ना तब कर लेंगे। मेरे को अब भी याद आया कि 9th क्लास के चैप्टर में ना फूड प्रिजर्वेशन अलग से एक चैप्टर है, वहाँ पे वो अचार वगैरह ये सब करना है। तो ठीक है, वो जब हम डिजीज़ेस पढ़ेंगे ना 1-2 क्लास में ले लेंगे, वहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन देख लेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि NCERT में एटलीस्ट जो लिखा है, क्योंकि हमारे पास साइंस एंड टेक का कोई ऐसे साफ सिलेबस तो है नहीं UPSC के लिए, तो एटलीस्ट NCERT में जो लिखा है वो सारा कवर हो जाए, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि हिट कर जाते हैं सवाल उस NCERT की नॉलेज के साथ, बेशक वो NCERT से डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। आप किसी भी सवाल को उठाकर ये नहीं कह सकते NCERT से है, लेकिन अगर आपने वो पढ़ा है तो इतना इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि सवाल होना शुरू हो जाए, ठीक है। चलो, तो ठीक है, यहाँ पे ये NCERT में खुद में लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से कुछ चीज़ें, जैसे कॉन्गो रेड कलर वगैरह यूज़ करने के लिए हम कोई कॉन्गो रेड ऐड करते हैं, ठीक है। ये स्टोमक पेन वगैरह करता है, ये सारी चीज़ें। फिर ऑरेंज 1 डायरिया कॉज कर सकता है। लेड ग्रोमेट, लेड अपने आप में पॉइजनस होता है ना, ठीक है।
इस तरीके से। ये चलो ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ चीज़ें जैसे अल्फ़ा टॉक्सिन M1 जो है ना, ये न्यूज़ में है, ये तो NCERT में दिए हुए थे, इसके अलावा ये कुछ न्यूज़ में है, ठीक है। मैं मतलब यहाँ मेरा एम नहीं है कि सारा का सारा मैं यहाँ पे या तो डिक्टेट करूँ या सारा पढ़ाऊँ, लेकिन सारा नोट कर लिया है ताकि मतलब जो भी चीज़ें रिसेंटली न्यूज़ में रही थी पिछले 4-5 साल में और जो NCERT में दिया वो सारी एक साथ आ जाएँ, आप एक ही सेंस में पढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये FSSAI की कोई रिसेंट स्टडी रही थी और ये न्यूज़ थी आई थिंक 2018 के आसपास की, ठीक है। क्या कि 5.7% ऑफ मिल्क सैंपल इन इंडिया कंटेन अल्फा टॉक्सिन N1, ठीक है। और ये कहाँ से रहा है? फीड एंड फॉडर जो हम खिला रहे हैं उनसे, और फीड और फॉडर से और भी कई सारी चीज़ें आ रही है। जैसे बेशक यहाँ अल्फा टॉक्सिन की खाली नाम लिया गया है, लेकिन मैंने कई बार पहले भी बताया नहीं उससे हाँ कुछ टॉक्सिन्स आ सकते हैं। प्लस एक और बड़ी चीज़ है, आप एकदम सही कह रहे हो, वो आते हैं। प्लस जो बड़ी चीज़ है जो हम अक्सर नहीं देखते कि एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं। हाँ, उन सब से। हाँ हाँ, ये वो उसी टाइप की चीज़ है, ये अल्फा टॉक्सिन वही है, ठीक है। तो कई सारे टॉक्सिन्स थ्रू पेस्टिसाइड वगैरह आ सकते हैं, फॉडर वगैरह के थ्रू आ सकते हैं, फीड एंड फॉडर, और प्लस हम उनको कुछ इंजेक्शंस दे रहे हैं, और इंजेक्शंस क्या दे रहे हैं? उनको डिजीज़ से बचाने के लिए। बट हम क्या है कि खुद अपने लिए तो हम देख कर लेते हैं कि भाई इससे ज़्यादा मेडिसिन ना खाएं, हमारे लिए नुकसान कर सकती है, लेकिन हम जनरली जानवरों को नहीं देखते हैं। एक जब जानवर कम दूध देता है तो ऑक्सीटॉक्सिन का लगाते हैं। हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो वो लगाया जाता है, इससे दूध ज़्यादा और ज़्यादा है। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन का ये बोल रहे थे कि ये कार्सिनोजन है। ये आई थिंक ये भी अल्फा टॉक्सिन वो लगा ही रहे होंगे जनरली, या फूड फॉडर के साथ या तो दे रहे होंगे, ठीक है। एक है लेड पॉइजनिंग, हाँ जी, कैंसर कॉजिंग। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे, चलो लेड का यहाँ लिखा हुआ है कि 50 ppb पार्ट पर बिलियन परमिसेबल लिमिट होती है, और इंडिया का स्टैंडर्ड है लगभग 50 पार्ट पर बिलियन। बट एक चीज़ है यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं लिखी है, क्या? दो चीज़ें कि एक तो मर्क्यूरी और एक लेड, दोनों एक्यूमुलेट होते हैं फैट टिश्यूज़ में। तो जनरली ऐसी चीज़ जो भी फैट टिश्यू में एक्यूमुलेट होगी वो कहाँ कहाँ आपको कर सकती है प्रॉब्लम? आपके बॉडी में कहाँ कहाँ फैट है? लिवर में है, तो लिवर से रिलेटेड है, प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने कल ही बताया था ब्रेन में, ठीक है। तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो ऐसी चीज़ों से आएंगे। तो जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना, इंट्यूशन डेवलप करने वाली चीज़, तो जहाँ पे भी आपको गलती से भी दिखे ना मर्क्यूरी कहीं आ रहा है, लेड आ रहा है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो सकती है आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है। आई थिंक फूड ही है, सिर्फ फूड है, ठीक है। जनरली लाल रंग देता है वो, रेड डाइज वगैरह में आपको मिल जाएगा। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर भी है, और भी एयर भी है, एयर में बहुत होता है। मैगी में था, अच्छा उसलिए बैन हुई थी, ओके ठीक है। तो एयर में भी होता है। AQI जब हम देखते हैं ना, 8 पैरामीटर्स देखते हैं, उसमें से एक लेड है, ठीक है। लेकिन लेड अब AQI जनरली हमें कंसिडर करना भी नहीं चाहिए लेड इस समय। क्यों? किसी ज़माने में इसलिए आ रहा था क्योंकि टेट्रा इथाइल लेड करके एक TEL करके एक सब्सटेंस है, हम पेट्रोल में ऐड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता था कि जो सिलेंडर होते हैं ना इंजन के, वो सही टाइम पे फायर करें। अगर ऐसा होता है कंप्रेशन किसी टाइम पे हो रही है लेकिन इग्निशन किसी और टाइम पे हो रहा है, तो वेयर एंड टियर इंजन का ज़्यादा होता था। सही टाइम पे फायर करें उसके लिए वो डाला जाता था। बट वो सिंगल स्ट्रोक इंजन वगैरह में, डबल स्ट्रोक इंजन में वो यूज़ होता था। अब हमने क्या करा है, डबल स्ट्रोक इंजन ख़त्म ही कर दिया है, सारे 4 स्ट्रोक इंजन है। प्लस हमने जो फ्यूल की क्वालिटी है वो बढ़ा दी है, तो अब TEL की ज़रूरत ही नहीं होती, टेट्राइथाइल लेड की। तो अब क्या है, अब लेड पोल्यूशन उतना नहीं होता जितना 15 साल पहले होता था। लेकिन हमारे पैरामीटर्स में अभी भी लेड है। तो कहाँ कहाँ से आ रहा है? पानी, हवा, फूड, तीनों चीज़ों से।
लगभग। ठीक है, फिर हाँ, इस पे एक 2017 की एडवाइजरी है न्यूज़पेपर से रिलेटेड, क्या कि, और ये भी एडवाइजरी किसकी है, FSSAI की ही है, कि कहीं पे भी हम न्यूज़पेपर से रैप नहीं करेंगे फूड को, लेकिन ऑब्वियसली होता है। ठीक है, ठीक है। FSSAI है क्या कि ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ऑटोनोमस है, और इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई इतना ज़रूरी है नहीं। गवर्नमेंट इसको नहीं और स्टैट्यूटरी है सबसे बड़ी बात। नहीं, देखो, गवर्नमेंट तो ठीक है, ऐसा तो यार हर चीज़ गवर्नमेंट है, लेकिन मतलब हर जगह पे अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन फिर भी हम ऑटोनॉमस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अदरवाइज ऑटोनॉमस क्यों बोला है ना, वहाँ पे तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, बट ये ऑटोनॉमस मतलब ऑटोनॉमस इन देयर फंक्शनिंग। वर्किंग, हाँ, वर्किंग में ऑटोनॉमस है। मतलब इसके रिलेटेड क्या कोई लॉ आएगा तो वो सरकार नहीं निकालेगी, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट करेगी ना। इसको पावर किसने दी है, वो दिया है पार्लियामेंट ने। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। जनरली स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को हम मान लेते हैं कि ये इसकी फंक्शनिंग ऑटोनॉमस है, मतलब सरकार उसके डे टू डे वर्क में इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली कर सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हटाना ये सब की पावर उनके पास है। फिर भी मतलब इस तरह सोचो कि क्या सरकार ये कह सकती है कि यहाँ जाओ रेड मार कर आओ, FSSAI को डायरेक्टली नहीं कह सकती। तो ये लायबल नहीं होती गवर्नमेंट, नहीं, ये इवेंचुअली पार्लियामेंट को लेकिन लायबल होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जब भी ऐसा कोई एक्ट निकाला जाता है उसमें लिखा होता है कि आपको एनुअल रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करनी होगी और वो सब, है ना। प्लस CAG हमेशा उसको चेक करेगी ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे आते हैं। ठीक है, और ज़्यादा इतना वो नहीं है। एक फूड सेफ्टी इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें पेज नंबर नहीं डाला ना मैंने। फूड सेफ्टी इंडेक्स देखिए आप। अच्छा, ये इसकी FSSAI नेक्स्ट पेज पे आओ, वहाँ पे रेगुलेशन लिखी है। ठीक है, रेगुलेशन में 2-3 रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक, रेगुलेटिंग द सेल ऑफ जंक फूड इन स्कूल। क्यों? हम प्रोहिबिट करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट में शुगर्स, फैट्स एंड सॉल्ट ये ना कंज्यूम हो। स्कूल कैंटीन में इससे मिलता है। हाँ, यही सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा तो यही होता है। हाँ, सबसे ज़्यादा यही मिलता है। सवाल अच्छा है, अरे फिर तो मिड डे मील चलेगी। हाँ, तो दे सकते हैं ना, नहीं, आप समझे नहीं। देखो, अगर जंक फूड भी है ना, वो भी हम कर सकते हैं कि जो फैट है वो सही फैट हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाए, है ना। हम क्या चाह रहे हैं कि प्रोहिबिशन किस चीज़ पे, ऑन सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ फूड दैट इज़ रिच इन फैट, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि एलिमिनेट करना है। ठीक है, एक काम, समोसे मिलने बाद हाँ हो सकता है। नहीं, कई पता है कई सारी टेक्निक आती हैं, मतलब कि हम समोसा ऐसा क्यों करते हैं कि उसमें तेल में तलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तेल भी ही करते हैं, हाँ, क्यों करते हैं? क्रस्ट ज़्यादा के लंबा लिए। चलता है। अब पकाने के लिए कुल मिलाकर। क्यों? अगर पानी में कोई चीज़ तलेंगे, हम पानी में भी मतलब किसी चीज़ को पका सकते हैं। बॉयल होगा ना। हाँ, बॉयल होना, हाँ, लेकिन उससे होता क्या है कि टेम्परेचर उतना नहीं जाता। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कि उसको प्रेशर कुकर में डाल दें, क्योंकि जब हाई प्रेशर दे देते हैं किसी चीज़ में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल नहीं करेगा, हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी बॉयल कर रहा हो हाई प्रेशर में। मतलब हाई प्रेशर में ऐसा इसलिए होता है, आप ऐसा मानो कि ऊपर से एयर फोर्स कर रही है कि नहीं भाई अभी तुम वाटर बने रहो। ठीक है, इस तरीके से सोचो। कंट्रोल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉईल करता है। हाँ, फिर इसलिए होता है, जैसे आप ढक्कन खोलते हो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ऐसे आपको फील नहीं हो रहा होगा, अंदर कोई खदक नहीं रही होगी चीज़। ठीक है, आपने गैस बंद कर दी, जैसे ही आप प्रेशर कुकर को खोलोगे, जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा आपको दिखेगा बॉयल हो रहा है। ये तो पहले बॉयल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना था, अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो हम पकाने के लिए ये काम कर रहे थे, चलो और टेम्परेचर पे पकाते हैं। जब और ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे पकाना होता है, हम क्या कर सकते हैं? एयर फ्राई कर सकते हैं। हम तेल में तलते हैं, ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, समोसा बनाना भी है, हम उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। नहीं भी है कि हमने मान लो पकौड़े तल भी दिए, और कई सारे तरीके हैं, जैसे सर जीरो ऑयल कुकिंग से जब घर का खाना हो सकता है। हाँ, ये भी बन सकता है। नहीं, एक और तरीका होता है।
हाँ, एक और तरीका होता है कि हम फूड को ना सेंट्रीफ्यूज में कभी कभी डाल देते हैं, ये भी कई जगहों पे टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं, वो ऑयल उसका चारों तरफ आ जाता है, जैसे वो वॉशिंग मशीन में ड्रायर काम होता है वैसा। पता नहीं, मतलब जो भी है रेगुलेशन लाए हैं, वो कह रहे हैं तुम्हें अगर बेचना है इनोवेटिव तरीके लाओ फास्ट फूड बेचने के, पर फैट में बेचना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस शायद फैट का कंटेंट दे दिया होगा कि इतने इससे ज़्यादा फैट मिला तो नहीं हो सकता। ठीक, पता नहीं। अब क्या है कि रेगुलेशन आई है, हम रेगुलेशन की डेप्थ में नहीं गए ना, और रेगुलेशन आई होगी कई सारे पन्नों की। होता किसी कंपनी या क्या एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट पे, उसमें तो वो लिखते थे कितना है कितना नहीं है। हाँ, ये लिखते भी नहीं है, ये कैसे करें? हाँ ये नहीं कर सकता। हाँ तो वही तो प्रोहिबिशन को लगाना 2017 की प्रोहिबिशन है, कौन सी अभी लागू हो गई है? मतलब लागू हो गई है बट लागू कहाँ हो पा रही है? रेगुलेटर कोई चार्ज नहीं से ठीक है, तो प्रोहिबिशन क्या है कि भाई इनसाइड द स्कूल प्रोमाइसेस और 50 मीटर उसके गेट से, या शायद 50 मीटर अराउंड इट, गेट से नहीं, कहीं पे भी नहीं बेचा जा सकता। ये मतलब ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की वो स्टडी वगैरह होगी। अदर रेगुलेशन क्या है कि इट प्रोहिबिट्स फूड कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर सच आइटम्स फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और ऑफरिंग सच फूड फॉर फ्री ऑन ओपन स्कूल प्रोमाइसेस और विद इन 50 मीटर। तो कंपनियां भी ये काम नहीं कर सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स। FSSAI कई सारे रेगुलेशन ले आती है, बट इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है? फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का, और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं कर सकती है। तो बेटर तरीका क्या है कि किसी तरीके से, मतलब 2-3 तरीके हैं, या तो सरकार फिजिकली फोर्स कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपने ये नॉर्म्स को माना तो हम एडिशनली आपको फिजिकल कुछ देंगे बेनिफिट। नहीं तो क्या है कि ये सारे तरीके होते हैं कि फूड सेफ्टी इंडेक्स एक निकाल दिया, कह दिया ये स्टेट बढ़िया कर रही है, ये बुरा कर रही है। जिस इंडेक्स को जनरली ना हम देखते हैं ना खुद स्टेट्स देखते हैं। हाँ, इसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए कि हाँ ये स्टेट्स बेटर कर रही है। ठीक है, बस यही है। फिर और कुछ स्कीम्स हैं जैसे ईट राइट मूवमेंट, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का कैंपेन है। नेक्स्ट है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, रुको इनिशिएटिव। अब क्या है कि ये किस लिए है कि चलो ऑयल में कोई चीज़ तल रहे हैं वो फिर भी ठीक है, बट उसे कंटिन्यूसली तल रहे हैं, 10-10, 20-20 बार तल रहे हैं जब तक वो एकदम काला नहीं हो जा रहा। उसमें तो क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कल कि इससे क्या होता है, ज़्यादा बार तलने सैचुरेशन हो जाता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है, ट्रांसफैट बढ़ जाते हैं, है ना, तो वो और ज़्यादा बुरा है। तो हम क्या करें अब? क्यों वो ये जो समोसे वाले हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसी तेल में बार बार तल रहे हैं, पैसा बचेगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम किसी तरीके से, अब तेल आ रहा है महंगा, अगर किसी तरीके से, जैसे लोहा है, लोहा बिक जाता है, क्या किसी तरीके से वो तेल बिक सकता है कि अगर उसको वो ज़्यादा सेचुरेटेड नहीं हुआ है तो किसी तरीके से हम वापस खरीद लें? वो तेल ऑब्वियसली एनर्जी रिच है ना, उसमें मतलब फैट होता ही एनर्जी पैक्ड है। उस चीज़ से क्या हम किसी तरीके से फ्यूल बना सकते हैं? ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके कई सारे तरीके हैं। तो एक बेटर तरीका क्या है, एक और चीज़ कि ये जो फैट है जनरली ये जो हलवाई होते हैं वो करते क्या हैं, एक बार उसको काला कर दिया उसके बाद उसको सीधे गटर में डालेंगे, वो हमारे नदियों को गंदा करेगा, है ना। ज़्यादा बेटर तरीका क्या है कि एक हम सप्लाई चेन बनाएं बड़ी क्वांटिटीज़ में। जैसे अभी इस समय ये लोहा क्यों रिसाइकल हो पा रहा है, क्या वजह है? रिसाइकलिंग ग्राउंड तक पहुंच जा रहा है। हाँ, वहाँ तक पहुँच जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है रिसाइकल करने वाला कोई ना कोई होगा। हाँ, सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी मार्केट बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं इस कुर्सी को बेचूंगा और मान लो ये ख़राब हो चुकी है, सबसे पहले वो जिसको बेचूंगा वो क्या करेगा, इसकी प्लास्टिक अलग करेगा, इसका लोहा अलग करेगा, बाकी सारी चीज़ें अलग करेगा, और हर चीज़ को अलग अलग जगह बेचेगा। पहली चीज़, जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको प्रोसेस करने वाली एंटिटीज़ हों, और फिर यही कबाड़ी वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर शहर में होता ही है हमारे देश में, वो क्या कर सकते हैं, इन हलवाई वालों के पास जाएंगे कनस्तर लेकर कि भाई इसको भर दो, वेट के हिसाब से उसको पैसा दे देंगे और उसको रिसाइकिल करवा देंगे, है ना। अब उस तेल की हो गई कीमत।
ठीक है, जब उसकी कीमत मिल गई अब वो हो सकता है कि इंसेंटिवाइज हो जाए कि अब इसको ज़्यादा यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है कि हमने एक स्कीम निकाली है, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल, रूको इनिशिएटिव। तो ये क्या है ये कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू इनेबल कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल। 64 कंपनीज़ को 101 लोकेशन को आइडेंटिफाई करा गया है कि कहाँ पे हम कलेक्शन सेंटर्स वगैरह बनाएंगे। एक बुरी चीज़ जो ये है कि रुको इनिशिएटिव जो मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कबाड़ी वाला वगैरह है ना, इसको एक्नॉलेज नहीं करा था ठीक से। अगर एक्नॉलेज नहीं करा तो फिर कलेक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें नंबर ऑफ़ लोकेशंस ज़्यादा करनी पड़ेंगी है ना। हर शहर में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में तो कम से कम 20-25 लोकेशन चाहिए कि यहाँ पे कलेक्शन हो जाए और यहाँ से टैंकरों में भर के नोएडा की किसी फैक्ट्री में चला जाए, समझ ना। तो एनीवे, बट ये एक तरीका है। अब यूज़ कुकिंग ऑयल के लिए भी कब लिया जाएगा वो ऑयल, उसके लिए इसमें लेकिन स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि टोटल पोलर कंपाउंड मैक्सिमम 25% हो। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिपीटेड फ्राइंग ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर उसमें दिखाई दिया, सैंपल में दिखाई दिया कि इसमें टीपीसी की वैल्यू 25% के ऊपर है, मतलब आपने रिपीटेड कुकिंग करी है, ठीक है, 25% से ऊपर है, तो फिर उसको लेने से मना कर देंगे। अब इंसेंटिव सीधा सीधा बन जाएगा कि भाई इसको इतना फ्राई ना करें कि टीपीसी 25% के ऊपर चला जाए, वरना हमारा बिकेगा नहीं, है ना। तो ये सीधा इनिशिएटिव है हमारा, बस यही है। इसमें FSSAI इसमें BDAI बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ कर रही है पार्टनरशिप। ठीक है, फिर EEE स्ट्रेटजी है। पहला अवेयरनेस कि हमें सारे जितने भी रेस्टोरेंट्स चेन्स वगैरह हैं सबको पहले तो अवेयर करना है इस बारे में। फिर इन्फोर्समेंट कि यूको स्टैंडर्ड्स को हम इन्फोर्स करें, इलीगल प्रैक्टिसेस को कर्ब करें कि इससे ज़्यादा, मतलब दोनों तरफ से डंडा चाहिए हमें। क्या, एक तो हमें चाहिए कि हमने पहले एक इंसेंटिव दे दिया, दूसरी तरफ से फूड इंस्पेक्टर ये इंश्योर करें कि अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो हैवी फाइन हो, है ना। तो दोनों तरफ से वो फोर्स हो जाएंगे कि इसको बेचा ही जाए, राइट। तो इन्फोर्समेंट और फिर इकोसिस्टम बनाना है, क्या इंक्लूड कबाड़ी वाला इन द इकोसिस्टम, क्रिएटिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। चलो, फिर नेक्स्ट है फूड सेफ्टी मित्रास की एक इकोसिस्टम बना रहे हैं कि बिजनेस। अब क्या है कि देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो कह रहे हैं कि भाई FSSAI मतलब कोई भी ऑफिशियल जाएगा तो क्या है, वो समोसा, वही समोसा उसको खिला दिया जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसा कि जैसे दो वजह होती हैं जनरली कि लोग किसी रेगुलेशन को नहीं मानते, या तो कंप्लायंस बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और कंप्लायंस क्योंकि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो एक रिलेशनशिप बन जाता है बिटवीन द ऑफिसर और द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है कि ये मतलब हफ्ता पहुंचाते रहेंगे और वो इनको छेड़ेंगे नहीं। हमें क्या चाहिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, और खासकर अक्सर ऐसा होता है कि जो ऑफिशियल्स हैं खुद ही कंप्लायंस को इतना डिफ़िकल्ट दिखाते हैं कि भाई तुम ये इसको कंप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि यहाँ जो दुश्मनी वाली चीज़ है उसकी जगह सरकार खुद कह रही है कि फूड सेफ्टी मित्र बन जाए। मतलब अगर ये कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो कैसे हो ये सजेस्ट करा जाए या कुछ हो, ताकि कंप्लायंस करना आसान हो जाए। अगर कंप्लायंस करना आसान हो गया तो फिर ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ हो कि इलीगल डीलिंग्स हो। ठीक है, तो इस टाइप का ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि FSSAI इज क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑफ फूड सेफ्टी मित्रास दैट विल हैव फूड बिजनेस ऑपरेटर्स विद लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, हाइजीन एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बस यही है। इसमें कोई डिजिटल मित्र है, हाइजीन मित्र है, ट्रेनर मित्र है, ट्रेन करके भी आएगा, डिजिटली भी अवेयर करवाएगा, है ना। हाइजीन कैसे मेंटेन करना है उसके लिए ट्रेनिंग अगर कोई है वो सब। ठीक है, चलो, अब ये तो था हमारा एडल्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, और क्योंकि नोट्स में और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, कई सारे सब्सटेंसेस वगैरह भी दिए होंगे, उसको एक बार आप डिटेल में देख लेना। ठीक है, और न्यूज़ में जितने भी सब्सटेंसेस आपको मिलें इस स्ट्रक्चर में ऐड करते रहना, रिवीजन में आसानी रहेगी। अब आते हैं माल न्यूट्रिशन में। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? चलो ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी, डेफिशिएंसी। ठीक है, आप कह रहे हैं भुखमरी, हंगर।
ठीक है। तो हंगर क्या जनरली हम कैसे डील करते हैं, मतलब ये कैलोरी बजट से कैलोरी है ना, ठीक है। और दोनों ही डेफिनेशन बहुत गलत है। malnutrition ये दोनों ही गलत है। हाँ, क्योंकि अगर ये माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सिर्फ हो जाएगा तो एक दिक्कत हो जाएगी। ओबेसिटी को हम माल न्यूट्रिशन नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? गलत practice, गलत प्रैक्टिसेस। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होना चाहिए? गलत तरीके से इंटेक किया जा रहा है nutrition। हाँ, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, गलत न्यूट्रिशन। तो फिर आप खाली माल न्यूट्रिशन को डेफिशिएंसी क्यों मान रहे हो? गलत न्यूट्रिशन भी तो ओवर भी तो हो सकता है। हाँ, ज़्यादा न्यूट्रिशन हो गया ना किसी चीज़ का, हमने फैट्स का, कैलोरी का ज़्यादा न्यूट्रिशन कर दिया ना। स्पोर्टिंग फूड भी malnutrition के अंदर आता है। यस, मैंने तो इमेज बनी हुई थी कि malnutrition वही होती है nutrition जब कम मिलता है। ठीक है। तो हाँ, तो अब क्या वो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि इंडिया अब ट्रांजिशन कर रहा है। हम पुअर नेशन वाले माल न्यूट्रिशन वाले देश से रिच नेशन वाले माल न्यूट्रिशन वाले देश में तब्दील हो रहे हैं। तभी सबका पेट निकल हाँ, सबका पेट निकल रहा है। ये तो अच्छी बात है। अपना वो हो गया ना। तो मोटे आदमी को हेल्दी नहीं बोलते। ठीक है। तो क्या है कि इनबैलेंस डाइट या अनहेल्दी डाइट जो भी है, ये सारी चीज़ क्या है, ये माल न्यूट्रिशन है। तो सिर्फ हम डेफिशिएंसी नहीं बोलेंगे, हम एक और चीज़ बोलेंगे यहाँ पे, एक्सेस, एसएस। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन देखो डेफिनेशन हमने नोट्स में क्या लिखी है क्या, और आप चाहो तो इनफैक्ट अपने इस नोट्स में भी लिख सकते हो क्या, कि रेफर्स टू डेफिशिएंसीज, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन अ पर्सन्स इनटेक। हाँ, लिखो एज इट इज, इसको नोट कर लो। रेफर्स टू 90% of the people malnutrition के अंदर आते हैं। yes, exactly, we are taking wrong nutrition। तो refers to deficiencies, excesses or imbalances in a person's intake of energy and nutrients। ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी बन जाएंगी, एक तो अंडर न्यूट्रिशन की और एक ओवर। ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे अंडर न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे स्टंटिंग, वेस्टिंग, है ना, स्टंटेड ग्रोथ, होना चाहिए। हाँ, और वेस्टेड मतलब बंदा पतला है, राइट। हाँ, बीएमआई, बीए मतलब स्टंटिंग और वेस्टिंग, उस जब वो डिजीज़ की कैटेगरी में हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं तो उन सिचुएशंस को स्टंटिंग एंड वेस्टिंग कहते हैं। वरना लो बीएमआई अपने आप में अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। नहीं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बीएमआई अंडर न्यूट्रिशन दिखा रहा है लेकिन वैसे मतलब फिट है हर चीज़ से। वजन ज़्यादा रहता है, बट हाँ। एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो बीएमआई कभी कभी गलत तरीका भी हो सकता है मेजर करने का, बट लमसम ठीक तरीका है, बहुत बुरा भी नहीं है, इनएक्यूरेट नहीं है। जब हम बड़ी पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो एवरेजिंग के लिए अच्छा तरीका, बुरा नहीं है। ठीक है। और ओवर न्यूट्रिशन की वजह से क्या हो सकता है कि ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है। कभी कभी ओबेसिटी हो सकता है ना भी दिखे, हो सकता है बस कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा हो, है ना, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़ वगैरह। ठीक है, ये सारे डिजीजेस आराम से हो सकते हैं। हाँ, तो हाँ, स्किनी फैट एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्किनी फैट क्या होता है कि स्किनी फैट आप कैसे हैं, लग तो नहीं रहा। मतलब पेट और बेली एरिया जो है ये साइड में, यहाँ पे बहुत भरा हुआ, लेकिन हाथ और पैर में ओके, ये होता है, सही बात है, लेकिन आपके केस में मेरे को लग नहीं रहा है। हाइट बचा लेते हैं। ठीक है। तो इसलिए अब एक सवाल आया था, याद है एग्रीकल्चर के पेपर में एक सवाल पूछा था कि एग्रीकल्चर का पेपर है, क्वेश्चन पेपर किसी के पास अभी देखो जरा, कि हमें फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, सवाल था ना एक, है ना। तो वो इस सेंस में है सवाल कि हमारे 1970s में हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये
इसलिए हम क्या करते थे कि क्योंकि हम एक इस टाइप की माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करा कि बस ग्रेन्स बनाओ, कार्बोहाइड्रेट बनाओ और अपने को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर लो, ठीक है। वो हमारा मतलब 1970s का 50 साल पुराना तरीका है, वो अब नहीं चलेगा। अब जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो अलग है। हाँ, अब कुछ चीज़ों को ज़्यादा ऐसा नहीं है अभी कम नहीं मिल रहा। प्रोटीन कहाँ मिल रहा है हमें, वाइटामिन मिनरल नहीं मिल रहे सही क्वांटिटीज़ में, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इससे इनफैक्ट आप देख रहे हो कि इवन मिड डे मील में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किसी समय नहीं थी। सिर्फ ये मतलब 10-15 साल पुरानी बात है कि मिड डे मील के अंदर उन्होंने कह दिया हाँ हर मील में 6 ग्राम प्रोटीन पर पर्सन होना ही चाहिए। हाँ, इसलिए 2 अंडे कभी कभी दे देते हैं। हाँ, कई जगहों पे देते हैं, कई जगहों पे वो नहीं देते, डेली दाल देते हैं ये काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है कि एटलीस्ट बच्चों के लिए तो एक्नॉलेज करा गया कि हाँ हमें मतलब हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। माल न्यूट्रिशन खाली कैलोरी डिफिशिएंसी नहीं है। हाँ, मिल्क भी दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। क्या था सवाल, एक बार पढ़ो। India should eventually move from food security to nutrition security and create a healthy and prosperous nation. Critically analyze. Answer into 50 words. तो क्या लिखा है कि हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे जाना है, किन 2 पर्सपेक्टिव में, ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी, मतलब हेल्दी नेशन भी बनाने के लिए और प्रॉस्परस नेशन भी बनाने के लिए, ठीक है। कैसे करोगे आंसर इसको, बताओ। Healthy. नहीं, वो तो हेल्दी हो गया, मतलब हाँ फला फूला उस सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉस्परस मतलब इकोनॉमिक सेंस, हेल्दी मतलब हेल्थ का सेंस। हाँ, तो बताओ हेल्दी कैसे बनाएंगे। हेल्दी तो ऑब्वियस है, प्रॉस्परस कैसे बनाएंगे। प्रोटीन इंटेक बढ़ा देंगे। अगर लोग फिट रहेंगे तो सब कुछ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा अब देखो ये एग्रीकल्चर का पेपर है ना, तो उस सेंस में भी सोचो प्रॉस्परस कैसे बन सकता है। कंजम्पशन जो है, ओवर कंजम्पशन जो है वो कम होगा। हाँ। कोई इंसान फिट है, हाँ। उसे अपनी डाइट का पता है। नहीं, एक और चीज़ है, फिर से एग्रीकल्चर का पेपर है। हमारे एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, हमारे देखो देश की हेल्थ की प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली सेम है और एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम भी एग्जैक्ट। हाँ, हम सीरियल्स बना रहे हैं, पल्सेस नहीं बना रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कह रहा है हमारा इंटेक भी उसी चीज़ का ज़्यादा है, उस चीज़ का कम है ना। हमारा हॉर्टिकल्चर पर फोकस नहीं है तो लोग सब्जियां कम खा रहे हैं, ये ज़्यादा खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमारा डाइवर्सिफिकेशन और एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, ठीक है। हर रीजन की हर टाइप की क्रॉप को बराबर बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड ग्रोथ होगी, प्रॉस्परस नेशन होगा। एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, और ये जब सारी चीज़ें बनाएंगे और वो सारी चीज़ें हम खाएंगे तो हम हेल्दी नेशन भी होंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट हंगर मिटेगी, हमारा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। ये जो विजन है, ये कब था ये क्वेश्चन, आपने दिया था एग्रीकल्चर के क्वेश्चन उसमें आया था। कौन से साल में आया, शायद पिछले साल। अब क्यों आया हुआ मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि 2 साल पहले इसी चीज़ पे स्वामीनाथन आनंद ने आर्टिकल लिखा था योजना मैगजीन में। तो स्वामीनाथन क्या, आनंद बोल रहा हूँ, मार्केटिंग पैटर्न MS स्वामीनाथन मार्केटिंग पैटर्न और कंजम्पशन पैटर्न से नहीं, उनका आर्टिकल का नाम था फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना उसी का वो हैं, क्या कहते हैं, जिस्ट। उन्होंने ये कहा है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन में मैंने वहीं से उठाई है। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी रेफर्स टू फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस टू बैलेंस डाइट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का हम यूँ करें, ये जो MS स्वामीनाथन है, हाँ जी, ये कौन से ग्रीन रेवोल्यूशन वाले हैं? हाँ जिंदा है नहीं, भाई पिछले इसी साल तो सब वो वाला आर्टिकल लिख कर मर गए। सब बुरा लिखा। नहीं, वो आखिरी चीज़ है जो देश को बता कर गए हैं कि अब ये और कर दो। मेरा काम हो गया। हाँ, मेरा काम ख़त्म, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये, क्या क्या चीज़, एक तो बैलेंस डाइट, ठीक है। तो आप देख रहे हो बैलेंस डाइट, वो कह रहे हैं कैलोरी तो छोड़ दो, हम ये सारी चीज़ उन्होंने सिर्फ एक पिलर में डाल दी,
ठीक है। सेकेंड पिलर क्या बनाया? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है। फिर क्या बनाया? सैनिटेशन। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी बॉडी नहीं होगी तो वो रिसेप्टिव ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं होगी। ठीक है। आपने न्यूट्रिएंट दे दिया, आप कितना ही दे दो बॉडी उतना ही रिसीव करेगी जो उसकी कैपेसिटी है। कभी कभी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट पॉसिबल प्रॉब्लम होती है, मतलब ये नहीं कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन अपने आप में प्रॉब्लम होती है। और इसलिए हमें एक और ज़रूरी होती है कि प्राइमरी हेल्थ केयर मिले। ठीक है। और इसका एक मेजर कंपोनेंट है वैक्सीनेशन। ठीक है, कि हम डिजीजेस से दूर रहें। ये सारी चीज हमें डिजीजेस से दूर करने के लिए है। ठीक है। हमारा न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? वो हमें हेल्दी रखता है। और उन्होंने क्या करा? न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के हेल्दी के ही कंपोनेंट ले लिए 4। समझ रहे हैं? तो उन्होंने ये जो माल न्यूट्रिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको और वाइड कर दिया। ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट बना लो, और वैक्सीनेशन यहाँ इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे वैक्सीनेशन लिख लेना। ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका उन्होंने उस आर्टिकल में भी जिक्र करा था, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोग्राम सरकार चलाती है जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। यस। सर्विसेज। यस। ठीक है। फिर अब उन्होंने ये 5 एलिमेंट्स लिखे थे डेफिशिएंसीज के। क्या? सबसे पहला कैलोरी डेफिशिएंसी, और उसके लिए हम क्या चला रहे हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चला रहे हैं, है ना। ICDS है, वैक्सीनेशन, ICDS, इंद्रधनुष। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए उनका क्या कहना था कि ठीक है कि हमें पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाना है और मिल्क और पोल्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें फूड फोर्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है। और सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। हम इस माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज होंगी, वो अभी हम लेटर पार्ट में देखेंगे इस डिस्कशन के। नहीं भाई, नहीं, मतलब कुछ चीज़ों की बचपन में ही ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ डिजीज़ आपको बचपन में ही लगेंगे, जैसे पोलियो। हाँ, नहीं, अभी भी हो सकता है। अब इस समय जो पोलियो हो रहा है सारे वैक्सीनेशन डेराइव्ड पोलियो, VDP। मतलब पोलियो किस तरीके से होता था कि एक हाँ, हम ज़्यादातर रेजिस्टेंट हो गए। देखो हुआ क्या कि पोलियो होता कैसे है कि जो हमारा ये वाला सिस्टम है कि हम पानी वाला सिस्टम है, इस रूट से होता है, खाने पीने वाले सिस्टम से। ठीक है। तो हमने क्या करा कि सबको पोलियो की वैक्सीन दे दी। और वैक्सीन देने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि उसके लिए ना एक कितनी तेज़ी से वो जो डिजीज़ है वो स्प्रेड कर रहा है, इस रेट को डिटरमाइन करा जाता है। और उस हिसाब से ये देखा जाता है कि हम कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर दें कि आगे स्प्रेड रुक जाए। मतलब वो सिंपल इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है कि ये हमारी पॉपुलेशन है और ये हमारे लोग हैं, इनमें से अगर हमने 90% को वैक्सीनेट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, कुछ को छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बट यहाँ से यहाँ डिजीज़ जाएगा नहीं। अब 90% को भी हमने अगर वैक्सीनेट कर दिया तो क्या है, चेन रुक जाएगी ट्रांसफ़र वाली, है ना। वो हर डिजीज़ के लिए अलग अलग नंबर निकलता है। तो क्या पोलियो को कुछ नंबर निकला होगा, हमने 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर दिया। अब हुआ क्या कि हमने कौन सा वायरस दिया था, मतलब वैक्सीनेशन क्या होता है, वो एक किस्म का वायरस होता है, या तो डेड या एट्यूनेटेड।
लिविंग, लेकिन उसका हमने कुछ जेनेटिक चेंज कर दिया जिसकी वजह से अब वो हमें घातक नहीं लगेगा। लेकिन वायरस का जो आउटर स्ट्रक्चर है, मान लो कोरोना टाइप का वायरस था, आउटर शेल हमने सेम रख दिया, उससे हुआ क्या कि हमारी बॉडी बाद में रिकग्नाइज करेगी ऐसी किसी भी चीज़ को और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, उससे लड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने ये वाला टाइप का वायरस एटेन्यूएटेड करके वैक्सीन की तरह प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ओरल फीकल रूट से वो एनवायरनमेंट में चला गया और उसका नेचर चेंज हुआ। अब ये वाला जो वैक्सीन डिराइव्ड वायरस है ये इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को, किनको, जो कि ये वाले लोग रह गए थे। तो पोलियो अभी गया नहीं है, वो तो सेफ है, उन्हीं से तो निकला है ये वायरस। वही मेन कॉज। हाँ, वही host है। Sorry, क्या बोलते हैं? तो कभी कभी ये चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी के लिए ये काम है। फिर हिडन हंगर, इसके अलावा क्या कि माइक्रोन्यूट्रिएंट हंगर को हम हिडन हंगर लिखते हैं, ठीक है। हिडन हंगर इसलिए क्योंकि आपको बॉडी एकदम सही मिलेगी। क्यों? आपके पास प्रोटीन पूरे हैं, आपके पास कैलोरी पूरी है, ठीक है, मतलब कैलोरी पूरी है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक दिखेगी, ठीक है। प्रोटीन पूरे हैं तो वेल बिल्ड दिखेगी, सब कुछ सही होगा। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट हंगर क्या करेगा कि कई चीज़ों के मेटाबॉलिज्म को कम करना शुरू कर देगा। इसकी वजह से कई सारे डिजीजेज हो सकते हैं। हमने देखा विटामिन और मिनरल से कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर डेफिशिएंसी हो। एक बार आप ना इसी वाले में ऊपर जहाँ विटामिन्स लिखे थे उस पर जाओ, वहाँ पे एक टेबल दी हुई है नोट्स में। मैं कल आपको बता रहा था ना कि सिम्टम्स, डेफिशिएंसी और विटामिन, उसकी टेबल लिखी हुई है ना। ये एनसीईआरटी से उठाई है, प्लस दूसरे सोर्सेस से कुछ कुछ ऐड कर दिया है यहाँ पर। ज़्यादातर सवाल इतने से हो जाएंगे इस टेबल से, ठीक है। तो ये आप देख लेना। हम वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं। हाँ बस, ठीक है। तो जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आयरन की कमी की, फॉलिक एसिड की कमी की, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया माने हाँ, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। क्यों? आयरन हमें ज़रूरी ही क्यों है? मैंने बताया था, एक हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या? नहीं नहीं नहीं, आयरन की कमी को कहते हैं। सर ऑक्सीजन नहीं जा पाता ना। पिछले साल से सिकल सेल एनीमिया, रेड ब्लड सेल के किसी भी डिजीज़ को ना हम एनीमिया रेफर करते हैं, इस तरह मानो। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक रेयर कंडीशन है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है वो इस तरीके से ना होकर, और वो इस तरीके से एक ग्लोबुलर मॉलिक्यूल होता है। मतलब अगर इसको यहाँ से काटेंगे ना, आपको साइड से इस तरीके से दिखेगा, इस टाइप का कुछ रेड ब्लड सेल होता है। इसके अंदर कई सारे प्रोटीन होते हैं जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं, जिसकी वजह से लाल रंग आता है इनके ऊपर, ठीक है। अगर ये शेप बुरी है तो ये पतले से चंद्राकार इस टाइप के हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। मतलब रेड ब्लड सेल की ही शेप बुरी होती है, और वो जो कि जिस वजह से, किसी वजह से उसको इनकेपेबल बनाती होगी कि वो ऑक्सीजन ना कैरी कर पाए। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना, है ना। मैंने बताया था हेमोग्लोबिन है क्या? एक ग्लोबुलर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। एक प्रोटीन है, मैक्रोमॉलिक्यूल है बहुत बड़ा। उसके सेंटर में एक सिंहासन की तरह चार आयरन के वो लगे हुए हैं, मतलब आयंस हैं, और मतलब ऑक्सीजन को बीच में ऑक्सीजन आकर फिट हो जाता है, उसको वो कैरी करके ले जाते हैं। अगर सिकल सेल एनीमिया है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगा, विच मीन्स हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। मतलब आपके पास एनर्जी है, कैलोरी है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एनर्जी डेफिशिएंट हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो है नहीं, विच मीन्स आपकी हेल्थ का इशू है। मतलब एक हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, तो चार एटम्स ऑफ आयरन होते हैं, वो एक ऑक्सीजन के उसको लेकर जाता है, एटम को। एक ऑक्सीजन का एटम जाता है एक हेमोग्लोबिन के साथ बैठ के। हाँ, आर यू श्योर? सर चार नोट चेक करो, चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखो यार, चेक करो। फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन, ओके, ठीक है, ठीक है।
फिर 4 होता होगा। हैं? उसके लिए कितने आयरन चाहिए? पता नहीं। आयरन एक ही होता है बीच में। अच्छा, आयरन 1 होता है, ऑक्सीजन 4 होता है। 4 ओके। ग्लोब्यूलर प्रोटीन ऐसे कर लगे होते हैं। उसमें ऑक्सीजन फिट होता है। उसमें 4 ऑक्सीजन फिट होते हैं और ये 4 के बीच में एक आयरन होता है। ओके, ठीक है। हाँ, तो आयरन का सिंहासन है मतलब वो। ठीक है, ठीक है। अब सिकल सेल एनीमिया में क्या हो गया कि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। अगर आयरन की कमी है तो भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट दे दिया, ज़रूरी नहीं है आप एनर्जी सफिशिएंट हो। ऑक्सीजन चला ही जाएगा, आयरन नहीं। नहीं, क्यों? खाली सिंहासन और आयरन अट्रैक्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन को। हाँ, किसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा मानो। ठीक है, तो अगर इस टाइप के जैसे आयरन के अलावा भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब क्या हो गया, हिडन हंगर। और उस टेबल के अंदर जहाँ पे विटामिन दिए थे वहाँ पे नीचे मैंने मिनरल्स भी डाले हुए हैं, ठीक है, उसी टेबल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फूड क्वालिटी और सेफ्टी उन्होंने एक पिलर बनाया हुआ है और एक ग्रास रूट लेवल की सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस। मतलब कि जैसे पोषण अभियान क्या है, वो मिड डे मील का एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि हम ये सारी चीज़ करने के बाद, एक बैलेंस डाइट देने के बाद उसको सप्लाई भी कर पाएँ। अब लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ये 2 तरीके हैं हमारे पास लोगों तक पहुंचाने के। बताओ क्या है बैलेंस डाइट को पहुंचाने के? एक तो पीडीएस है और एक है मिड डे मील। 2 तरीके हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट लेवल पे हमें सिनर्जीज चाहिए। सर ये तो उसके लिए हो गया ना, जो जिनकी इनकम कम है। हाँ, अब जो हाई इनकम वाले हैं उनको, हाँ हाँ, वो खुद अफोर्ड कर लेंगे। और ये बात नहीं है ना सर, उनकी ले मतलब क्या लेना है ये कैसे पता लगेगा? हाँ, ये तो ये problem अवेयरनेस की भी तो कमी है। और तो सब कुछ भी कर सकते हैं। फूड मतलब हमें अगर उन्होंने पीडीएस में राशन दे भी दिया तो भी हम पक्का बाहर से खाएंगे। हमें बर्गर चाहिए हर दूसरे दिन। हाँ, तो अब क्या करें? तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि ये सारी चीज़ करने के बावजूद भी हिडन हंगर रहेगी, है ना, माल न्यूट्रिशन फिर भी रहेगा। इंजेक्ट कर देंगे किसी ग्रेन वगैरह। इसको कहते हैं सप्लीमेंटेशन। नहीं, ये वाली है फोर्टिफिकेशन। हाँ, तो अब हम स्ट्रेटजीज देखते हैं कि कैसे करें। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या हैं यहाँ पे? एक क्लाइमेट चेंज है, ये सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हैं, वल्नरेबिलिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये अच्छे चैलेंज लेके। और क्या चैलेंज है? डाइटरी हैबिट अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी, हमने सब कुछ कर दिया फिर भी लोग ले लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? डाइटरी हैबिट्स वैसे नहीं है। ठीक है, तो हम करें क्या? 4 हमारे पास स्ट्रेटजीज होती हैं। लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है, विच मीन्स एनी वे हमें अवेयरनेस तो चाहिए। ठीक है, अब अज्यूम करो कि हमने चाहे जितनी अवेयरनेस दे दी, मतलब सरकार जब भी कुछ करने जाती है कुछ गलत कर देती है। ठीक है, अज्यूम करो सरकार इनएफिशिएंट है, हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? क्या हमारे पास और कोई स्ट्रेटजी है? उस लेवल पे ला दे कि वहाँ ही सारा प्रोसेस फूड को एक तो इनफैक्ट हम, हाँ, प्रोसेस फूड की क्वालिटी बेटर करना है। हाँ वही ऑप्शन है। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हाँ, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। फिर अपने रूल्स और रेगुलेशंस चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए वो क्या है, इंडेक्स निकाल रहे हैं सिर्फ एक, जो कि इंडेक्स अपने आप में तभी काम करता है कि जब इंडेक्स की अवेयरनेस हो। लोगों को पता ठीक है, हम एक साइकिल में फंस गए, एक अवेयरनेस के लिए दूसरी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। है, क्या कह रहे हैं? लोगों को पता ही नहीं कि फूड इंडेक्स, मुझे नहीं पता था आज के पहले। हाँ, कि फूड, इंडेक्स भी आता है। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पेरिशेबल है और प्रोसेस फूड कई दिनों तक चल जाता है, तो हाँ। उसको लाना भी मार्केट तक नहीं, एक और चीज़ है ना, टेस्ट की भी बात है। टेस्ट की बात है। हाँ, अब उसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब कल्चर को हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। हाँ सर, ये फास्ट फूड वो जल्दी जल्दी बन जाता है तो लोगों को कन्वीनियंट लगता है। हाँ भाई, हाँ, तुम सब्जियां मांग रहे हो। बट इससे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा कि बंदा सेब खरीदे और खा ले, एकदम अनप्रोसेस्ड। इससे ज़्यादा फास्टर क्या होगा? सेफ पूरा सेब तो और हाँ, अरे तो भाई अब जो हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसी से वो और प्रोसेस करके ही तो खा रहे हैं।
नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का इशू है। अगर देखो, अगर हम अवेयर हैं, ठीक है, तो हम उस चीज़ को नहीं खाएंगे जो कि ठीक नहीं है हमारे लिए। नेस्ले फोर्स हो जाएगा कि वो ठीक चीज़ बनाए। अगर 10 दुकानें फास्ट फूड की है तो उस पे एक दुकान होती है जो फ्रूट बेस्ड। वो इसलिए क्योंकि डिमांड सप्लाई वो है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तुम लोग खाना बंद कर दो, अपने आप बोलो खत्म। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है अवेयरनेस, ठीक है। और अवेयरनेस, और अगर अवेयरनेस नहीं चल रही है, डिस्टर्ब हो जाएगा ना इकोनॉमी। कोई बात नहीं चलेगा, लोग कर नहीं 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 नहीं, ये नहीं चल, कभी इकोनॉमी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जाती। जो चल रहा है चलने दिया जाता है, क्योंकि पता नहीं वो जहाँ हमने साइकिल रोक दी उसके बाद कितने लोगों की इनकम्स रुक जाएंगी। लोग बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल के बाद दुकान जाएंगे, रिलेटिव्स वहाँ से खाएंगे, वो बीमार देखो, होंगे। इकोनॉमी चल रही है भाई। हम अगर गड्ढा खोद के उसको बंद कर दें तो भी इकोनॉमी चल रही है। इकोनॉमी चलते रहना चाहिए। चाइना देखो, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी ये देखे कि इसकी किसी कभी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, वो बना देता है, फिर उनको उखाड़ भी देता है। इकोनॉमी चल रही है, वो पहले बना देता है, उसके बाद देखते हैं कि भाई हाँ यूज़ होगा कि नहीं। हम फोर्सफुली बसा भी देते हैं लोगों को। हाँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बस पैसा घूमते रहना चाहिए, इकोनॉमी चल जाएगी, ठीक है। हम अगर कंप्लीटली आइसोलेटेड भी है ना तो भी इकोनॉमी चल सकती है, ये पॉसिबल है। सर हमारे स्लम्स में दिक्कत आती है, लोग नहीं रहना चाहते बिल्डिंग्स में, तो ये इशू बता रहा हूँ कहाँ पे? स्लम्स में। हाँ। उनकी दुकानें चल रही हैं, हाँ, इकोनॉमी है, फ्लैट में नहीं रहते। फ्लैट में नहीं रहा। नहीं, एक और चीज़ है ना, वो साथ में दुकान भी दे देंगे। बड़ी फैसिलिटी के साथ। हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो आपका, स्ट्रेटजीज फॉर एड्रेसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन। क्या है हमारे पास? 4 स्ट्रेटजी हैं। एक सप्लीमेंटेशन, कि आप कुछ खा रहे हो उसके साथ कुछ दे दो, कैल्शियम सैंडोज की गोली दे दो साथ में, कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है। हाँ, बॉर्नवीटा तो नहीं, वो तो चीनी है, ठीक है। दूसरा फूड फोर्टिफिकेशन, कि हम जो खाना है उसी के अंदर, जैसे हम बायो फोर्टिफाइड राइस बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक बड़े जेनेटिक वैरायटी लेंगे और उसके अंदर हम ये कोशिश करेंगे आयरन आए। सरकार का एक एम है 2028 तक सारी राइस देश में पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो भी जा रही है वो बायो फोर्टिफाइड हो, ठीक है। इसके ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं भाई? वो सीड हल्का सा महंगा आएगा, कोई क्यों लेना चाहेगा? एग्रीकल्चर मतलब इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, बट ये एक तरीका हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं एनीमिया के। आई थिंक 50% ऑफ केसेस दुनिया के एनीमिया के इंडिया में पाए जाते हैं। मतलब हर लगभग ये क्या 50% में मतलब हर कोई हो गया, हर घर में कोई बैठा हुआ है, तो मतलब हर किसी को ही चाहिए। तो जो स्टेपल फूड है उसी को ही फोर्टिफाई कर दो, है ना। तो ये एक स्ट्रेटजी है। सेकंड है, फिर नेक्स्ट है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। बट इसमें क्या है, इसमें फिर से वही बात आ जाती है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं कि भाई सारी प्रॉब्लम ही तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, लोगों की हैबिट्स ही ऐसी हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटजी, ये मेनली अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक एक करके। सप्लीमेंटेशन क्या है कि टेक्निकल अप्रोच है एक, जिसमें इन विच न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डिजायर्ड पॉपुलेशन यूजिंग सिरप्स या पिल्स। आप पिल्स या सिरप्स कुछ ऐसे बनाए, कैल्शियम सैंडोज बना दें, कैल्शियम मिल गया, सिंपल, ठीक है। लोग ज़्यादा दूध नहीं पी रहे हैं, ठीक है, तुम कैप्सूल खाओ, एक साथ मिल गया। नेक्स्ट कि अच्छा ये कैसे हो सकते हैं कि भाई ऑयल सोल्यूबल हो सकते हैं, वाटर सोल्यूबल हो सकते हैं, उस टाइप के, मतलब वो डिपेंड करता है कि हमने बेस क्या लिया है, उस बेस के हिसाब से। मतलब पिल्स में भी ये देखा जाता है अक्सर कि ये वाटर सोल्यूबल पिल है या ऑयल सोल्यूबल पिल है, ये कैप्सूल में जाएगी या सीधे मिलेगी, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि केपेबल ऑफ सप्लाइंग ऑप्टिमल अमाउंट टू अ स्पेसिफिक ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, है ना, इन अ हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्यों? क्योंकि फूड के साथ जब वो जा रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, पहले हमारे बॉडी को उसको तोड़ना है, फिर उसको एब्जॉर्ब, पहले तो डाइजेस्ट करना है, उसको तोड़ना है सिंपलर, उसमें फिर इंटेस्टाइन्स को उनको एब्जॉर्ब करना है। हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्बेबल पार्टिकल ही सीधे बनाकर खा लें, कुछ नहीं तोड़ना, सीधे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ सकता है। बट फिर कोई क्यों चाहेगा कि पूरी पॉपुलेशन कैप्सूल्स पे चल रही हो? पता है, कर तो सकते हैं। हाँ, मतलब आयरन मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? आयरन मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज, मतलब वो होता है ना,
वो कौन सा होता है, वो होम्योपैथी होता है ना जिसमें मीठी गोली मिलती है, हाँ डाल दो। होम्योपैथी का आपको पता है क्या तरीका है चलने का, कि वो ये कहते हैं कि पानी का कुछ वो होता है, पानी अपनी तासीर को समझता है, इस टाइप का कुछ है कॉन्सेप्ट, कि वो एक नॉर्मल दवाई लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे 1/2 मिलियंथ या बिलियंथ इवन, ठीक है, और उसको मीठी गोली के साथ डालकर दे देंगे। पूरी साइंस प्लेसिबो पे चल रही है। प्लेसिबो समझते हैं कि बताओ। वो वाला कॉन्सेप्ट है सर। नहीं है, पर मतलब साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल रहा है कि भाई हमें माइंड को फील करा दे, तुमने कुछ लिया है, फील गुड। पूरी साइंस फील गुड पे चल रही है कि तुमने कुछ लिया है। एलोपैथी की तरह सर वो नहीं साइंटिफिक प्रॉपर थ्योरी थी नाम, मतलब वही सबकॉन्शियस माइंड की तरह, जब तक तुम हैं? अगर रिलीजन से ब्रेन को ट्रिक कर दोगे ना, हाँ ये ऑलमोस्ट रिलीजन है होम्योपैथी। तभी वही होगा। ब्रेन के साथ हाँ। नहीं करा। ठीक है चलो, ये एडवांटेज ये हो गया कि हमारा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हम दे सकते हैं। फास्टेस्ट वे टू कंट्रोल डेफिशिएंसी, ऑब्वियसली हम डायरेक्टली दे रहे हैं कैल्शियम, है ना। और फिर इंडिया, इट हैज़ बीन वाइडली यूज टू प्रोवाइड आयरन एंड फॉलिक एसिड टू प्रेग्नेंट वुमेन। फॉलिक एसिड के कैप्सूल होते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड के सीधे दे दिए जाते हैं, या ओमेगा 3 के कैप्सूल्स दे दिए जाते हैं, है ना, सीधे। बट ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करी और उसका एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन फिर बना दिया। फिर होगा क्या कि उसकी हो सकता है और प्रॉब्लम हो जाए। जैसे एक प्रॉब्लम होती है वाइटामिनोसिस, क्या कि वाइटामिन ज़्यादा दे दिए, ठीक है, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। किसी चीज़ की एक्सेस प्रॉब्लम है, बंदा भूल गया 4 बार एक दिन में आयरन के कैप्सूल खा लिए, है ना, आयरन मैन बन जाएगा। कौन सा अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ज़्यादातर चीज़ों के वैसे क्या है, सिंपलर सोल्यूशंस होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक पहले तो हमने खुद से प्रॉब्लम बनाई और फिर उसका एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन क्रिएट कर दिया, उसका एक और प्रॉब्लम बन गई, फिर उसके लिए कोई और सोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन। डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन से पहले फूड फोर्टिफिकेशन हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसके भी सिमिलर चैलेंजेस हैं। क्या कि चलो हम एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट ना देके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट ऐड कर दें। ठीक है, क्यों ऐड कर दें? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स फूड नहीं खा रही है, ठीक है, एक ही टाइप के डेली राइस खा रही है। कोई बात नहीं, हम राइस को फोर्टिफाई कर देते हैं, ठीक है। डेली नमक खा रहे थे, हमने नमक में आयोडीन डाल दिया, ठीक। तो ये एक तरीका है। तो क्या है फूड फोर्टिफिकेशन? एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स प्लस विटामिन। ऊपर हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट देखे थे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट टू प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। मोस्ट फोर्टिफाइंग, अब जनरली ये प्रोसेस्ड फूड्स में होता है। जैसे नमक हमने आयोडीन युक्त नमक बना दिया, तो ये प्रोसेसिंग हो गई एक किस्म की। कुछ केसेस में अब फोर्टिफिकेशन 2 टाइप की हो सकती हैं। तो एक तो हो गई कि प्रोसेस्ड टाइप की, कि हमने इसकी प्रोसेसिंग कर दी। याद है 3 टाइप की प्रोसेसिंग होती थी, प्रोसेसिंग जब पढ़ी थी, फूड प्रोसेसिंग, हाँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टाइप की, है ना। तो ये क्या है कि किसी चीज़ को कोई खाने लायक नहीं है, उसको खाने लायक बनाना, उसको कहते हैं हम प्राइमरी प्रोसेसिंग, है ना। जैसे हस्क निकालना। अगर हमने ये किस टाइप की प्रोसेसिंग होगी कि अगर हमने नमक को फोर्टिफाई करके आयरन वो जो भी है हमने डाल दिया आयोडीन, ये सेकेंडरी टाइप की होगी। क्यों? नमक वैसे भी खाने लायक था, पहले से एडेबल था, हमने उसकी सेकेंडरी प्रोसेसिंग कर दी। तो हम एक किस्म की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि हम प्रोसेसिंग ना करें, हम जेनेटिक वैरायटी ऐसी डेवलप कर दें जिसके अंदर फोर्टिफिकेशन खुद हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है गोल्डन राइस, जिसमें हम आयरन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको, इस वैरायटी को, जितनी भी आयरन की जितनी भी राइस की वो वैरायटी होती है जिसको हम फोर्टिफाई करते हैं, उन सब को एक कॉमन टर्म दी गई है गोल्डन राइस। ये यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, अब इंडिया अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। तो सेकेंडरी तरीका क्या है हमारा? सेकेंड तरीका बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर का ही यूज़ ऐसे कर रहे हैं कि इसी की मदद से हमने या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया
या कोई और तरीके की मदद से हमने क्या कर दिया कि उसके अंदर मतलब फूड के अंदर ही हमने आयरन इन्हांस कर दिया किसी वजह से, किसी तरीके से। जो एम एस स्वामीनाथन का तरीका था वो यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि हमें चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बीच में सिनर्जी हो। क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चैलेंजेस लेकर आए कि हमारी पॉपुलेशन में ये कमी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसके सॉल्यूशंस दे कि हम इन चीज़ों को फोर्टिफाई कर देते हैं एडिशनली, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें हम और सिर्फ जो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन से हम ज़्यादातर चीज़ें ले सकते हैं, पर कुछ चीज़ें फिर भी नहीं ले सकते। जैसे सिर्फ और सिर्फ एनिमल फैट से या नॉन वेज टिश्यूज़ वगैरह हम खाते हैं तभी ये हो सकता है कि B12 मिले, ठीक है, और कोई तरीका है ही नहीं। तो अब हम क्या करें कि भाई हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है उसको नॉन वेजिटेरियन बना दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो कल्चरल, हमने क्या बताया, कल्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे बस, ठीक है। तो हम वो काम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, राइट। तो ये इनका तरीका है कि वो कह रहे थे एग्रीकल्चर और इसके बीच में एक सिनर्जी बना दें, इसलिए उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है कि फूड सिक्योरिटी से हटो, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे जाओ, ठीक है। पहले चेक करो अब हमारी डेफिशिएंसी क्या है, कैलोरी डेफिशिएंसी अब हमारी डेफिशिएंसी नहीं है। इससे होगा क्या कि हम इस लेवल का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाएंगे, क्योंकि अब पूरी दुनिया में ओवर प्रोडक्शन है, तो लोग क्या करेंगे कि नीश प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। पूरी दुनिया की मार्केट नीश प्रोडक्ट की तरफ जाने वाली है। अगर इंडिया को अपनी जगह बनानी है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट देने हैं और इससे किसानों को फ़ायदा होना चाहिए, तो हमें ये बेसिक वाली किसानी छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। अब एक स्टेप ऊपर वैल्यू एडिशन वाली किसानी करनी चाहिए, है ना। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे फूड फोर्टिफिकेशन के, एक तो न्यूट्रिशन एनहांसमेंट ऑब्वियसली, एक कॉमर्शियल व्यू होता है कि हम वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की, ठीक है, और तीसरा एनरिचमेंट की टू रिस्टोर न्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। कभी कभी होता है फूड प्रोसेसिंग में न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम रिस्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सी फूड में एक्चुअली आयरन होता है, अगर लोग ऐसे ही नमक उठा लेंगे तो एक्चुअली उसमें आयरन मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब नमक की प्रोसेसिंग करते हैं और ग्रेनी उसे सॉल्ट बना देते हैं तो आयरन बोल रहा हूँ, आयोडीन, तो आयोडीन लूज हो जाता है। इसलिए हमें करना पड़ता है कि आयोडीन का फोर्टिफिकेशन करना पड़ता है अलग से फिर दोबारा, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में एक्चुअली लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले इंडिया में जो फोर्टिफिकेशन हुआ वो हुआ ही नमक का, है ना। जो हम लूज़ कर रहे थे अपनी प्रोसेसिंग में उसी को वापस ऐड कर दिया किसी तरीके से, ठीक है। फिर क्या दिमाग में रखना पड़ता है, यहाँ रिक्वायरमेंट गलत शब्द है, दिमाग में क्या रखना पड़ता है किसी भी साइंटिस्ट को अगर फोर्टिफिकेशन का एक बढ़िया तरीका बनाना है, क्या कर रखना पड़ेगा दिमाग में कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंजम्पशन एडिक्वेट अमाउंट में कितनी हो रही है, तो फिर वो कितना फोर्टिफाई करें। राइस डेली इतनी खाई जा रही है और इतने हमें आयरन की ज़रूरत है, तो इतना ही हमें फोर्टिफिकेशन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। क्यों, हम एक तो ये नहीं चाहते कि कम मिले, हम ये भी नहीं चाहते कि वाइटामिनोसिस टाइप की कोई चीज़ हो जाए, है ना, जो हमने सप्लीमेंटेशन में देखा, ठीक है। तो एक एडवांटेज तो यही हो गया, सप्लीमेंटेशन में बंदा गलती से ज़्यादा खा सकता है, यहाँ पेट भर गया उससे ज़्यादा जनरली नहीं खा रहे, है ना, तो आपको राइट अमाउंट जनरली इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। फिर एब्जॉर्बेबिलिटी का हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूट्रिएंट ऐड करा गया है वो एब्जॉर्ब भी हो पाए, वो हेल्दी कंडीशन हो पॉपुलेशन की। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हमें राइस में अगर फोर्टिफिकेशन गोल्डन राइस हमने बना भी दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका शेप, नेचर, टेस्ट वगैरह कुछ चेंज हो जाए, लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ड्यूरेबिलिटी कि वाइल कुकिंग अब ये आयरन ना लूज हो जाए, ठीक है, तो ड्यूरेबल रहे। और फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इतना भी ज़्यादा कॉस्ट ना हो जाए कि लोग उस वाले राइस को ख़रीदना छोड़ दें, फिर नॉर्मल राइस खाएं कहीं से भी खरीद के, ठीक है। और ये चीज़ अगर इससे हो रही है तो इसको बायो फोर्टिफिकेशन कहेंगे। इसके एडवांटेजेस वगैरह, ठीक है। डिसएडवांटेजेस पे आओ कि अभी भी पॉसिबल है कि ओवर कंजम्पशन हो पाए, हाइपर विटामिनोसिस वगैरह टाइप की हो जाए। फिर कॉस्ट ऑफ फोर्टिफिकेशन ज़्यादा पड़ता है, फार्मर्स के लिए महंगा पड़ेगा, ठीक है। अगर सरकार ये कोशिश कर रही है 2028 तक गोल्डन राइस हमारा नॉर्म बन जाए, ठीक है, उसी मतलब सरकार क्या कह रही है, हम राइस उसी का प्रोक्योर करेंगे जो गोल्डन राइस हो, क्यों, हमें पीडीएस सिस्टम चलाना है, तो अडॉप्ट तो हो जाएगा बट उससे फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। मतलब सरकार जानबूझ के उसको अडॉप्ट करवा देगी, एमएसपी बढ़ा देंगे। एमएसपी की बात ही नहीं है, सरकार कह रही है हम राइस ले रहे हैं बट इसका एमएसपी दे रहे हैं बस,
ये वाली राइस लेंगे, क्वालिटी टेस्ट होगा पहले, आयरन है कि नहीं, ठीक है। और सरकार ये भी कर सकती है इस केस में, एक एडेड फ़ायदा क्या हो सकता है कि हो सकता है हम गोल्डन राइस की जो वैरायटी बना रहे हैं वो कम पानी लेने वाली हो, है ना, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो एडेड बर्डन क्या है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फार्म इनकम्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो फार्म इनपुट का कॉस्ट है वो उतनी तेज़ी से ना बढ़े जितनी तेज़ी से उनका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है ना, उससे कम तेज़ी से बढ़े। अब अगर हमने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इनडेटेडनेस वगैरह की प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करी थी। हाँ, करा जा सकता है, ठीक है। मतलब वैसे जनरली हमें कोई भी ऐसी सोल्यूशन नहीं क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे सरकार के ऊपर वो चीज़ डिपेंडेड हो, ये एक अच्छा तरीका नहीं। कंपैरिजन में ये तो महंगी बिकेगी। हाँ, ये महंगी बिकेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगेंस्ट क्रॉप डाइवर्सिटी है ये, ठीक है, क्योंकि हमने करा क्या, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करने की जगह ये चीज़ अडॉप्ट कर ली, है ना। हम क्या चाह रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस हो, हमने प्रोड्यूस वही रखी, तो क्रॉप डाइवर्सिटी के अगेंस्ट जा रहा है प्रिंसिपल ना, ठीक है। फिर इम्पैक्ट एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फिर भी एक चैलेंज है, केमिकल फोर्टिफिकेशन अपने आप में काम नहीं करेगा, उसके लिए दूसरी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन ठीक हो, प्राइमरी हेल्थ मिल रही हो, ठीक है, बॉडी वैसे हेल्दी हो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर कुछ केसेस में सफिशिएंट नहीं हो सकता। फिर कार्टिलाइजेशन पॉसिबल है, आपने फोर्टिफिकेशन कर दी और ये प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी कुछ ही लोगों के पास है तो कार्टिलाइजेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। मतलब कई सारी कंपनियां मिलकर मोनोपोली क्रिएट करें, बस यही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। माइट नॉट बी हेल्पफुल फॉर इन्फेंट, कुछ केसेस में अब क्या है कि हमें पूरी पॉपुलेशन को देना है, पूरी पॉपुलेशन में आयरन की कमी है इंक्लूडिंग बच्चों में, ठीक है। और हमें पता है कि जो इन्फेंट्स हैं उनको हम और कोई न्यूट्रिएंट दे ही नहीं सकते, है ना, वो ब्रेस्ट फीडिंग ही हो सकती है और कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो विच मीन्स क्या है, पूरी पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, अब वापस आप ऊपर आ जाओ, कहाँ पे, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इससे बेटर तरीका क्या है कि हम सीधे डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करें, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच क्या है कि हम कम्युनिटी को ही एनकरेज करें कि वो डाइवर्सिफाइड चीज़ों को खाएं और जब मार्केट बन जाएगी तो डाइवर्सिफाइड चीज़ों को उगाएं, ठीक है। ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक। ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। चलो, ये इतना ही था। अब हमारे पास आधा ही घंटा बचा है, हम कोशिश करते हैं सेल्स वाला चैप्टर आधा कर लें मिनिमम। Perfect cell. हाँ जी, मतलब कि हाँ, सीबीएसई बुक में सीबीएसई बुक में जो सेल चैप्टर था ना, तो उसमें एक कार्टून का कैरेक्टर बना था जिसका नाम भी सेल है। हाँ वो तो ठीक है, बट ये कौन सी वाली में है? ड्रैगन बॉल। अरे बायोलॉजी की 9th क्लास इसका का कॉन्सेप्ट हर दिन अलग होता है। बायोलॉजी की 9th क्लास से लेके आए हैं। भाई नहीं भाई मेरे टाइम पे तो नहीं था भाई। सर नहीं है, मैंने कल ही पढ़ा। बायोलॉजी की बुक हाँ। में बायोलॉजी की बुक में जो सेल का चैप्टर है, मुझे पता कौन सी क्लास में, पर उसमें जो है फोटो उसमें आप सीबीएसई से पढ़े हो स्कूल से? टीवी से पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, टीवी से पढ़ा है। रविशंकर सुन ना भाई, साइंटिस्ट की बोलते डिवीजन से बोलता है माइक टाइसन, जिसने डिस्कवर बैठे बैठे अपने आप। हाँ मेरे को लग रहा है कि कोई हो सकता है रिसेंट, मतलब वो कोई अपडेट आया हो। हाँ हो सकता है रिसेंट वाली में आया हो। हाँ नहीं था। कौन सी क्लास में था? ठीक है चलो, सेल होते क्या हैं कि बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट्स, ठीक है, जो कि ऐसे सब्सटेंसेस रखते हैं अपने अंदर जो कि एसेंशियल हो फॉर लाइफ। एक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट है, ठीक है, जो कि एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट जो कि यूनिट ऑफ लाइफ हो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, ठीक है, इससे छोटा। अच्छा अब यहाँ पे ना एक वो आती है, एक मतलब यहाँ पे एक फिलोसफिकल डिबेट आ जाती है, हम किस चीज़ को लिविंग माने,
ठीक है, तो किस चीज़ को हम लिविंग माने? वैसे इन नोट्स में नहीं दिया हुआ, वैसे हम, तो कुछ 8 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हाँ बताओ क्या? ग्रोथ है, रिप्रोड्यूस। ये तो वो है ना, ये क्या देखो? गाइड। अच्छा ये कोई गाइड से पढ़े हो तुम? सर वो एक बुक आता था ना 9th 10th पे, वो लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर टाइप? हाँ वो मतलब ओके। याद है वो बड़ा था वो NCERT सीबीएसई बोर्ड। तो अच्छा लाइफ के, वैसे हम ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे कि भाई कितने नियम होते हैं, उसको छोड़ दो। वैसे बताओ हम किस चीज़ को लिविंग बोले? बताओ। हाँ वो तो ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वुड है, ठीक है, इसके अंदर सेल का एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि सबसे पहला सेल जो ढूंढा गया वो कॉर्क का था। हाँ वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये कैसे कहते हैं कि ये लिविंग है कि नहीं? इसमें तो सेल है। लिविंग सेल जिसमें वो लिविंग। हाँ तो लिविंग क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। जो ग्रो होता है, चलो ठीक है। जिसको फूड, स्लीप और रिप्रोड्यूस किया जा सके, 3 चीजें चाहिए। हाँ क्योंकि ग्रो होता है तो ग्रो तो ऐसा भी है कि जैसे डेल्टा भी ग्रो होता है ना, और उस डेल्टा की ग्रोथ को हम लिविंग तो नहीं मानेंगे, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि वो इवॉल्व, वो रिप्रोड्यूस कर पाए, वो अपना मतलब रिप्रोडक्शन भी तो करेक्ट पैरामीटर नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। कैसा है? न्यूटर एनिमल्स मतलब किसी तरीके से जनरेशन तो बनती होगी ना। चेंज तो आता ही आता है। फिर वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी थोड़ी तो कर पाते। थिंग्स यहाँ पे चेंज की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं की है। क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, अपना रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा किसी भी मैकेनिज्म से? हाँ क्या? ओके आप इस सेंस में कह रहे हैं। हाँ क्रॉस नहीं, बट वो भी मतलब नेचुरली हो सकता है। हाँ जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। हाँ मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए, है ना। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए। तो वो ऐसा है कि अगर बेशक ऐसे एनिमल्स जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन किसी न किसी सेंस में चल रहा है। क्यों? अगर उसको यूँ यहाँ से काट दिया, नए सेल वहाँ पे फिर भी बनेंगे, ठीक है, सेम टाइप के स्किन सेल फिर भी बनेंगे। सर वो ग्रोथ में आ जाता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं होता। नहीं बट वो होता है ना कि नहीं हाइड्रा का एग्जांपल है। नहीं, फिर भी आप देखो ना कि जो सेल है उसका वो तो हो रहा है, सेल डिवीजन तो हो रहा है। वो नया सेल बना कैसे कि अंदर डीएनए मटेरियल है, वो स्प्लिट हुआ होगा, 2 न्यूक्लियस में तब्दील हुआ होगा, फिर स्प्लिट हुए होंगे। क्यों? है ना, वो क्या माइटोसिस मियोसिस क्या पढ़ते हैं अपन, वो चीज़ तो फिर भी हुई ना। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, जिससे पहली बात वो लिविंग होना चाहिए और मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल। ठीक है, अब सेल के कई सारे कंपोनेंट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। हम मेनली जितने भी सेल्स हैं उनको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, कि यही आउटर हमारे पास एक शेल हो, ठीक है, जो कि सेमी परमिएबल हो। मेम्ब्रेन होना ही चाहिए। हाँ मेम्ब्रेन माउंट तो है ही, वो तो बेसिक डेफिनेशन ही है, ठीक है। और सेमी परमिएबल क्योंकि हमें चाहिए कुछ इंटरेक्शन तो हो इन्वायरमेंट से, ठीक है। फिर एक न्यूक्लियस होना चाहिए और एक होना चाहिए साइटोप्लाज्म बाकी का, ठीक है। इसको हम इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। प्लाज्मा क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ लिक्विड है जो मेनली तो वैसे वाटर से बना है, ठीक है, वाटर बेस्ड जेली है, लेकिन अंदर कई सारे टाइप के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, और कई सारे ऑर्गेनेलेज जिन चीज़ को हम कहते हैं, कि और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर जो ये चीज़ होस्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं सबको। सबसे पहली चीज़ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बेटर होगा कि हम यहाँ पे डायग्राम बनाते जाएंगे और जो चीज़ हैं पढ़ने की हैं वो हम नोट से ही पढ़ते हैं,
ठीक है, जो आपको नोट्स दिए इसी के अंदर। तो आप नोट्स साथ के साथ खोल लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे शब्द नहीं लिखा हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है वैसे? कुछ को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी। और ज़्यादातर क्या, सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने पोरोसिटी की वजह से ये सारा काम कर पाती है। एक कंटेनर ले लो, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से वहाँ ज़्यादातर चीज़ें नहीं जा सकती, लेकिन छोटी चीज़ें जा सकती हैं। सबसे छोटा क्या है? लिक्विड, पानी। ठीक है, तो पानी आसानी से जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ वो लॉस को फॉलो करेगा। यहाँ पे हम हल्की सी फिजिक्स पर आ जाते हैं कि मान लो ये दोनों जगह पे पानी है और यहाँ पे भी कुछ सॉल्ट या शुगर हमने मिला रखा है, यहाँ पे भी हमने सॉल्ट या शुगर मिला रखा है, तब तक पानी यहाँ से और हमने सेम लेवल पे कर रखा है। ठीक है, जितना फ्लो इस साइड होगा उतना ही फ्लो इस साइड होगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों बराबर है। अब मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वो जो सॉल्ट डाल रखा था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अब क्या करेगा कि सॉल्ट को तो अलाउ नहीं कर सकता, बट हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ से इसको डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पानी फ्लो होकर यहाँ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होने पे होगा क्या कि ऑब्वियसली ये चीज़ राइज करेगी और ये चीज़ फॉल करेगी। ठीक है, क्या और कब तक ये राइज और फॉल करेगी? जब तक एक इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश हो जाता। ये कोशिश तो ये कर रहे हैं कि दोनों तरफ की डेंसिटी बराबर हो जाए। ठीक है, बट ग्रेविटी इस चीज़ को अपोज कर रही है। ग्रेविटी कह रही है कि हमें नीचे जाना है, बराबर आना है। ठीक है, बीच में कहीं एक इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। इस यहाँ पे सॉल्ट की डेंसिटी अभी भी थोड़ी सी हायर रहेगी, लेकिन पहले से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो प्लाज्मा की मेम्ब्रेन है लगभग इसी तरीके से काम करती है। लगभग क्या, एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करती है कि अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो फिर बाहर से पानी लेगा ये। ठीक है, और अगर बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो यहाँ से बाहर पानी देगा। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा होता है। हाँ सर, ग्रेविटी की वजह से उधर वो करेगा ना, फोर्स लगाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम एक्सटर्नल प्रेशर इतना देते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे खूब सारा प्रेशर लगाया और पानी उस साइड जाना शुरू हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा और उधर हमें लेस सॉल्टी वाटर मिलेगा। ये होगा रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। यहाँ पे कोई रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं है, ये सब मतलब प्रॉपरली प्रेशर सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग्जैक्टली ये काम कर रही है। क्या है फंक्शन? देखो, इट रिस्ट्रिक्ट्स प्लाज्मा फ्लो। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ प्लाज्मा फ्लो के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन गलत लिखा है। ठीक है, तो एनीवे कुल मिलाकर जो अंदर वाला लिक्विड है उसको बाहर ना जाने देना। ठीक है, फिर इट अलाउज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट टू सम मटेरियल एंड प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ठीक है, फिर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन enables it to engulf food and other material from the external environment। ठीक है, कि कई केसेस में पॉसिबल ये होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है, तो ये पॉसिबल है कि ये फूड को ले ले। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी होती है कि बाहर कुछ चीज़ों को छोड़ दे। ठीक है, तो इस चीज़ को एब्जॉर्व करना आसान होता है। इनफैक्ट कई केसेस में क्या होता है, सेल इसको पूरी तरीके से इनगल्फ कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे बैक्टीरिया अक्सर ये काम करते हैं, क्या, या अमीबा ऐसा काम करते हैं कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स छोड़ दिए, उसको डाइजेस्ट करा, जब वो उस टाइप का मिक्सचर बन जाएगा कि जिस चीज़ को एब्जॉर्व करा जा सकता है उसको फिर एब्जॉर्व कर लेगा। ये क्यों पॉसिबल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये फ्लेक्सिबल है मेम्ब्रेन इसलिए। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर इन सम सब्सटेंसेस कैन मूव फ्रीली इन, और ये सब तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिखा है, इसको मेरे को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोसेस करना चाहिए था इन नोट्स को। ये एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी है कि अगर हमने प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाल दिया तो क्या होगा। हमने
मतलब ये जो चीज़ समझिए कि ये एक हेल्दी सेल है, इस सेल को उठाकर हमने डाल दिया शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा सिंपली, है ना? क्यों? पानी अंदर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बस इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट है कि ये क्या कहते हैं, सेमी परमेबल होती है ना? ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं इन सेल्स। एक तो बाय डिफ्यूजन, इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड हैपन्स ऑटोमेटिकली, और वन दैट रिक्वायर्स, नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्स नो एनर्जी आना चाहिए था, यहाँ ऑन लिखा हुआ है, रिक्वायर्स नो एनर्जी। डिफ्यूजन क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला, अपने आप पानी अंदर बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये है, और दूसरा है कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या कर सकते हैं सेल कि फोर्सफुली किसी चीज़ को बाहर थ्रस्ट कर दें, ये काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आती है। हम अभी हमारे पास टाइम नहीं है, कल हम ये देखेंगे कि प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो सेल है इनके बाहर भी कभी कभी एक वॉल हो सकती है, सेल वॉल, एक रिजिड वॉल होती है। ठीक है, वो भी मतलब जो रिजिड वॉल होती है ये भी किसी किस्म के एक ऐसे प्रोटीन से बनी होती है जो कि ज़्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इवेंचुअली कि जब इस रिजिड सेल वॉल का जो फ़ायदा क्या होता है, जैसे प्लांट सेल में, कि अगर वो सेल मर भी गया, ठीक है, और मरने के बाद क्या है कि ये जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के अंदर वो पैक्ड था, ये जो सेल है ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो वॉल है वो इन प्लेस रहेगी। तो इसलिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए प्लांट अगर मर गया, वो फिर भी इन प्लेस, अपनी प्लेस पे खड़ा रहेगा, स्ट्रक्चर उसका डिफॉर्म नहीं होगा, स्ट्रक्चर डिफॉर्म नहीं होगा, है ना? तो क्या है कि एक तो ये चीज़ है कि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये खाली इनको नहीं प्रोवाइड करता, और भी कई चीज़ों में होता है, जैसे फंगाई वगैरह में होता है सेल वॉल। ठीक है, वहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पे ये डिफेंस की तरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से पूरे सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, एज सच सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका भी ये काम है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना, बट सेल वॉल एक और बड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म है सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या है सेल वॉल? एक रिजिड आउटर कवरिंग मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज, जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ होती है? जनरली प्लांट्स में आपको पता ही है। इसके अलावा फंगाई, कुछ किस्म के बैक्टीरिया, एल्गे और आर्किया में होती है, हर एक में नहीं होती। ठीक है, फिर यहाँ पे दो प्रोसेस भी दिए हुए हैं, एक तो है प्लाज्मोसिस और एक साइटोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और साइटोलाइसिस। अब ये क्या है कि देखो, अब ये जो सेल है इसको, अब ये विद प्लांट की जो सेल वॉल है, ठीक है, इसके साथ अगर हमने सुगर या स्टार्च सोल्यूशन में डाल दिया तो क्या होगा? मतलब हाँ, सेल वॉल के साथ हमने क्या करा, इस चीज को डाल दिया इसके अंदर, सुगर सॉल्यूशन के अंदर। ये सेल वॉल है, कुछ नहीं कुछ तो होगा, वॉल है ना, तो सर उसका उसको बाहर जाने नहीं देगी, है ना? तो होता क्या है कि बाहर नहीं जाने देगी, बट ये एब्जॉर्ब तो कर रहा है पानी। या मान लो हमने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें बिल्कुल भी सॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब तो करेगा पानी। तो ये हो सकता है कि अंदर प्रेशर बढ़ जाए सेल का, है ना? तो अंदर सेल के अंदर प्रेशर बढ़ सकता है, जो आउटर वॉल है वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है किसी भी चीज़ को बाहर जाने से। ऐसे ही इसका रिवर्स केस, अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया तो यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा, है ना? तो अंदर सेल के अंदर प्रेशर लो हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा था, जो आउटर प्रेशर है उतना ही इनर प्रेशर रहेगा, है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबल थी मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल के होने से बस एक चीज़ और हो जाती है, क्या कि अंदर प्रेशर का भी डिफरेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस। अगर जो प्लांट सेल है उसने वाटर लूज कर दिया, हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, तो प्रेशर लो हो जाएगा। अगर प्रेशर लो हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। और अगर किसी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया, इसको हाइपरटोनिक मीन्स ज़्यादा सॉल्ट वाला, हाइपोटोनिक मतलब लेस सॉल्ट वाला सोल्यूशन, है ना, जैसे डिस्टिल्ड वाटर। और उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा,
साइटोलाइसिस। इस अगर प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलाइसिस। ठीक है, फिर आता है इसके बाद, ये तो हमारी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। तो यही चीज़ हो गई ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, एक न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, लिक्विड। ठीक है, क्यों हम ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है, क्यों? इसके सारे ऑर्गेनेल्स यहीं पे हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है कि अच्छा, ये ना इस चैप्टर के शुरुआत में जाओ, यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल्स में, यहाँ आपको कुछ चीज़ मिलेगी कि सबसे पहले सेल किसने देखा था? वो एक डेड सेल था, रॉबर्ट हुक ने देखा था, ये हमें पता है। बट वो था क्या? उसने एक्चुअली देखा क्या कि उसने देखी सेल वॉल्स, कॉर्क की सेल वॉल इन प्लेस रह गई और बाकी सब कुछ हट गया। उसने क्या देखा? उसने बस कॉर्क का एक स्ट्रक्चर देखा कि हाँ, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है। हाँ, जो भी था, जैसा भी स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। ठीक है, कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कॉर्क के अंदर। उसने सिर्फ ये चीज़ देखी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये पता है कि इसका मतलब, उसको बस ये पता था कि ये यूनिट ऑफ लाइफ हो सकता है यहाँ से कुछ निकलता हो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता था, उसके अंदर का कुछ नहीं देखा था। उस लेवल के 1660s में माइक्रोस्कोप ही नहीं थे। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप बेटर डेवलप हुए तो यहाँ पे आप देखो रॉबर्ट ब्राउन लिखा हुआ है, उसने न्यूक्लियस डेवलप करा। कितने साल बाद? लगभग 200 साल बाद न्यूक्लियस डेवलप हुआ। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म एक कॉइन डेवलप करी, पुरकिंजी और जो भी है। ठीक है, तो जो भी है, हमें मतलब सबके नाम जानने ज़रूरी नहीं है, बट पॉइंट इज़ कि इवेंचुअली हमें ये तो पता था कि ये सेल्स होते हैं। 19th सेंचुरी के आसपास आते आते हमें उसके अंदर भी कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो गई, और सबसे पहली चीज़ जो हमें मिली वो थी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है कि अंडर द स्लाइड ऑफ अ सेल डिफरेंट एरियाज अपीयर टू हैव डिफरेंट डार्कनेस। हम नहीं, तो वो क्या है कि अब जैसे माइक्रोस्कोप की स्लाइड में हम करते क्या है कि जनरली अगर हमें सेल को स्टडी करना है, हम क्या करते हैं, एक तो उसमें डाई डालते हैं, एक हम डालते हैं थोड़ा सा स्टार्च इसलिए डालते हैं कि उसके अंदर ड्राई ना हो जाए सेल। ठीक है, क्योंकि अगर, और स्टार्च क्या होता है कि वो ना हाइपरटोनिक होता है ना हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, हमने उसी कंसंट्रेशन का एक सोल्यूशन डाल दिया और डाई डाल दी। जब हम उसको स्लाइड के अंदर डालेंगे, और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है, ज़्यादातर चीज़ें मेम्ब्रेन की बनी हुई हैं जो कि ट्रांसलूसेंट हैं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं शो करती हैं। तो आप अगर माइक्रोस्कोप में डालोगे आपको कलर दिखाई ही नहीं देगा, तो हम ऊपर से कुछ डाई डाल देंगे। अब क्या है कि जब हम सेल को इसके अंदर स्टडी करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सेल के अलग अलग कॉन्ट्रास्ट हैं और सेंटर के आसपास ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस अपने आप में एक मेम्ब्रेन के अंदर हो। ठीक है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, कुछ कई केसेस में नहीं भी होती हैं। जो प्रिमिटिव टाइप के सेल हैं, इनफैक्ट हम इन सेल के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ के ये पता लगा पाते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, है ना। जैसे पुराने टाइप के आर्किया और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें क्या पता लगता है कि जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो कुछ एरियाज हैं जो डार्कर समझ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो वो बाउंड्री के साथ लिमिटेड हो सकते हैं, कुछ केसेस में बस ऐसा होता है कि यहाँ पे डार्कर कंसंट्रेशन ऑफ कुछ ऑर्गेनेल्स हैं और यहाँ पे लाइटर कंसंट्रेशन है। इस तरीके से हमें कुछ दिखाई देगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है कि मतलब सेल के अंदर जहाँ पे डार्कर कंसंट्रेशन हमें जनरली दिखाई दे रही थी उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो आज की जो डेफिनेशन है वो हल्की सी अलग है। क्या ये वो एरिया जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन है उसके खुद के रेप्लिकेशन की। ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है,
तो ठीक है, तो क्या लिखा है देखो कि अंडर द स्लाइड ऑफ अ सेल डिफरेंट एरियाज अपीयर टू हैव डिफरेंट डार्कनेस, देयर इज अ डार्क स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो इट हैज़ लेयर्ड डबल मेम्ब्रेन कुछ केसेस में, ठीक है, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटर टू आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, इस वाली चीज़ को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर के अंदर से बाहर, ठीक है। खुद न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं वो अपने आप में एक किसी किस्म के प्लाज्मा सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है, इसको इनफैक्ट न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं हम। इसके अलावा अंदर क्या होता है, अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये वो जो डीएनए या आरएनए होते हैं, ये होता क्या है कि ये भी अपने आप में प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स का मैंने क्या बताया था कि लंबे रिबन्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, और वो अपने आप में कई सारी शेप्स ले सकते हैं। अगर उसने ग्लोबुलर शेप ले लिया तो हम जैसे उसको ग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल होता है हमारे सेल का, क्योंकि आरएनए डीएनए के फॉर्म में होता है, वो जनरली क्या होता है कि इस टाइप के रॉड शेप्स में होता है कुछ, ठीक है। इसको और ज़्यादा जूम करेंगे, बहुत ज़्यादा जूम करेंगे, मतलब लगभग 1000 गुना ज़्यादा और जूम करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मटेरियल दिखाई देगा, ठीक है, और आपको पता लगेगा कि ये चीज़ मल्टीप्लाई होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, या तो क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमें डिस्टिंक्शन समझना है क्या, कि जनरली सेल्स के अंदर हमें क्रोमोसोम्स नहीं मिलते। आपने सुने हैं कभी इससे पहले क्रोमोसोम सुने होंगे, है ना, कि 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो जनरली हमारे सेल्स में क्रोमोसोम, आपको कभी भी अगर आप किसी सेल को उठाओगे, ठीक है, उसके अंदर इनफ पावरफुल, मान लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने कुछ देखने की कोशिश करी, हमें क्या पता लगेगा, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इस मटेरियल को देख सकते हैं। क्यों, ये है क्या, ये पूरा एक क्रोमेटिन क्या है, एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है अपने आप में, वो पूरा सब कुछ एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन है। मतलब हम ऑलमोस्ट सेल्यूलर नहीं, हम ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं, तब जाकर हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, वरना नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिन्स, ये जो कुछ भी है, ये सब हम कैसे दिखाई देगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। बाकी पूरा सेल कैसे दिखाई देता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। तो आप जब इस चीज़ को जब आप जेनेटिक मटेरियल को देखेंगे हम न्यूक्लियस में, तो जनरली हमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम क्या होते हैं कि जनरली ये जो रॉड्स होती हैं, अगर ये पेयर में अकर कर रही हैं इस तरीके से, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अगर ये पेयर में अकर नहीं कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमोसोम सिर्फ तब अपीयर होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जब सेल रेप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है, इसीलिए ये इस पेयर में आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होता है कि एक मान लो एक मॉलिक्यूलर मशीनरी चल रही है, जैसे आपने जिप देखी है, हम वो जो हमारे बैग के ऊपर जिप लगी होती है, इस तरीके से कुछ होता है ना जिप हमारी, अरे आपका जो बैग है ये जिप है ना, तो ये हो क्या रहा है कि ऐसा मान लो कि रेप्लिकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, या वहाँ से लेकर वहाँ तक रेप्लिकेशन होगी, उसके आगे की रेप्लिकेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मशीन है जो चल रही है, वो धीरे धीरे आगे चलती चली जाएगी और इसको स्प्लिट करती चली जाएगी, ठीक है। जब तक ये स्प्लिट नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। जब ये स्प्लिट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर्स जब आ जाए वो हो गया क्रोमोसोम, ठीक है। एरिया का नाम भी तो होता है सर जहाँ पे क्रॉस करता है, मतलब पता नहीं कुछ होता होगा, क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स हैं क्या, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, विजिबल ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि क्रोमेटिन भी होता है, ठीक है, और इसके अंदर डीएनए मटेरियल होता है। अदरवाइज क्रोमेटिन के अंदर डीएनए मटेरियल नहीं होता, जब स्प्लिट हो रहा होता है तभी वो डीएनए मटेरियल हमें मिलता है। क्रोमेटिन के अंदर भी कंसिस्ट, अच्छा हाँ ठीक है, राइट, क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए आरएनए। अच्छा, इसमें फिर आरएनए नहीं होता क्या क्रोमोसोम्स में? ये तो सर बना ही उससे होता है ना, डीएनए के थ्रेड से। क्रोमैटिन में होता है, जब क्रोमैटिन कंडेंस्ड होता है हिस्टोन की मदद से तो क्रोमोसोम बनते हैं।
क्रोमेटिन अगर कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम का शेप एक्स शेप। ओके, मेरे को ये ना एक बार देख कर आना पड़ेगा कल, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सही है क्योंकि यहाँ पे नोट्स में भी हमने ऐसे लिखा हुआ ना, ठीक है। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए आर कंपोज ऑफ डीएनए और प्रोटीन, और डीएनए क्या है, क्या डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। और फिर क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है कि कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं कि जहाँ पे आपको सेल या न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन मिल रही है, अगर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है विद इन ए मेम्ब्रेन तो उसको हम बोल रहे हैं ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब है सिंपली न्यू टाइप ऑफ सेल, मतलब न्यू टाइप ऑफ सेल मानो। प्रोकैरियोटिक मतलब ओल्ड टाइप ऑफ सेल, मतलब कि किसी मतलब अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो जो सेल्स एग्जिस्ट करते थे वो इस टाइप के थे सारे के सारे, कि एक वेल डिफाइंड एरिया नहीं था न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन मिलना शुरू हो गई, ठीक है, वो हो गए यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ, तो क्रोमेटिन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कंसिस्ट ऑफ डीएनए, प्रोटीन एंड आरएनए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक डिफरेंस दिया क्रोमेटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स की, इन अ सेल दैट इज नॉट डिवाइडिंग करंटली डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, इनविजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास, सॉरी इनविजिबल लिखा है, एज एन एंटेंगल्ड मास, ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ना मैं एक बार फिर से ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा इसको ठीक करके आऊँगा, ये यहाँ से पढ़ने में इतना क्लियर नहीं है, और दूसरा मैं भी कुछ कुछ भूल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। आई थिंक ये एक बार रिवाइज करके आना पड़ेगा, उसके बाद करते हैं। सेल वाला चैप्टर कल ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।